अम, नौ कषाय नौ कषाय के दो टॉपिक, भय मोहिनिया और शोक मोहिनिया का मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग का मतलब है 32 आगम में क्या इंफॉर्मेशन दी है इन दो चीजों के बारे में, वो हमने वी हैड सीन दैट। ओके, दुनिया में नौ कषाय जितना बाजा बजाता है ना, और कोई नहीं बजाता। हमको क्या लगता है अंतराय कर्म ज्यादा बाजा बजाता है, ज्ञानावर्णी कर्म ज्यादा बजाता है। बट नौ कषाय का नाम नौ कषाय क्यों है कि सबसे ज्यादा बाजा तो कषाय बजाते हैं, पर कषाय से को भड़काने वाला और बेसिकली कषाय का जो मूल है ना, वो नौ कषाय है। और नौ कषाय इतने घटिया हैं कि आप इनको रिकग्नाइज करके इनको स्ट्रीमलाइन कर दोगे ना, तो भी आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। सो हम लोग ने भय और शोक मोहनिया, इन दोनों का मोक्ष मार्ग का पॉइंट ऑफ व्यू देखा था। इसमें कोई सवाल है तो बताइए, पूछिए। है किसी को कोई सवाल है? सो मोक्ष मार्ग के हिसाब से शोक नहीं करना चाहिए और भय भी नहीं रखना चाहिए। यस, नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये करने से सारे ही कर्मों का बंद होता है, मतलब 7-8 कर्मों का बंद होता है। ठीक है, सो क्यों करो, नहीं करना चाहिए। तो फिर आप नेक्स्ट सवाल होता है कि मेरे को मजा आ रहा है भय करके, मेरे को मजा आ रहा है फोबिया करके, राइट, मेरे को मजा आ रहा है एंजाइटी करके। पर होती है ना, एंजाइटी होती है ना, राइट। आपके घर में कोई इवेंट है या आपके घर में किसी अचानक कोई बीमार पड़ गया है, तो टेंशन हो जाती है ना, स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, डर भी लगने लगता है कि यार तबीयत और ज्यादा खराब नहीं हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। डर भय आ जाता है ना, राइट। नहीं करना चाहिए ये तो सबको पता है, पर हो जाता है ना, हो जाता है। और कई बार तो इट बिकम्स अ, ठीक है, थोड़ा आया, थोड़ा ठीक भी बाद में प्रॉब्लम ठीक भी होता है, बीमार पड़ता है, 1-2 दिन के बाद बट कभी कभी ऐसी सिचुएशंस भी बनती है कि वो नहीं कंट्रोल में आता है, एंड इट बिकम्स सच अ बिग प्रॉब्लम फॉर द बॉडी कि डॉक्टर डायग्नोज करते हैं कि ये क्लिनिकली डिप्रेस्ड है, क्लिनिकली डिप्रेस्ड है, या क्लिनिकल एंजाइटी प्रोन है। क्लिनिकल जब वर्ड आ जाता है ना, वो टर्म के आगे क्लिनिकल का मतलब है बेटा बॉडी क्राइसिस में, बॉडी ये, और ये मेडिकल चीज बन चुकी है, मतलब इट्स अ प्रॉब्लम। सो उसमें तो आपको हेल्प भी लेनी पड़ेगी, शोभा जी। आर यू क्लियर? सो मोक्ष मार्ग अलग चीज बोल रही है, बट जो कि इनको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। और आज के डेट में एंजाइटी और डिप्रेशन और ये जितने भी जो मैंने चीजें बोली ना, दे कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। आपने कभी सुना होगा ये वर्ड, मेंटल हेल्थ इश्यूज, राइट। ये सिर्फ ये दो ही नहीं है, और कितने सारे हैं। देयर आर बाइपोलर्स, स्किज़ोफ्रेनिया, साइकोटिक, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। मैं तो इतने डिफिकल्ट केसेस की बात नहीं कर रही, मैं कौन से केसेस की बात कर रही हूँ, बेसिक लेवल की बात कर रही हूँ। ठीक है, सो हमको कुछ भी हो जाए, एंजाइटी और डिप्रेशन और ये सब जो चीजें हैं, फोबियाज और ये सब है ना, हमको इनको डील करना ही पड़ेगा। मतलब वी विल हैव टू एड्रेस दैट प्रॉब्लम एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। मेरा सवाल है, क्या मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व, आप लोगों के पास कभी कोई आदमी आया उसने आपको बोला कि मेरे को एंजाइटी है, डिप्रेशन है? कभी कोई आया था आपके पास कभी? हाँ, आया है? या आपके आसपास कोई है, या आपको कुछ हुआ है और आपको लगा, है ना? तो जनरली हम लोग क्या राय देते हैं, द टॉप ऑफ द माइंड जो भी राय मिलती है ना, दे देते हैं। ठीक है, कोई यदि बोले कि मैं बहुत डिप्रेस हूँ, क्या बोलते हो? खुश रहने की कोशिश करो। तो क्या सामने वाले को मजा आ रहा है दुखी रह के? मजा नहीं आ रहा है, वो क्लिनिकली डिप्रेस्ड है, वो खुशी नहीं ढूंढ पा रहा है। ठीक है, उसके लिए एक वर्ड आता है कि जैसे अस्थमा का पेशेंट है, ठीक है, आप अस्थमा, यू नो व्हाट इज अस्थमा, राइट? इट हैज समथिंग टू डू विद लंग्स, और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है, ब्रीथ नहीं कर सकता। तुम अस्थमा वाले आदमी को बोलो, यार तेरे को अस्थमा का अटैक आया हुआ है, तू ब्रीथ क्यों नहीं करता? अबे वो करना चाहता है ब्रीथ, पर वो ब्रीथ ही नहीं कर पा रहा है। उसके लंग्स जैसे हमारे अपने आप खुलते हैं बंद होते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं छोड़ते हैं, वो नहीं कर पा रहा उसका लंग्स। उसको मजा आ रहा है ब्रीथ नहीं करके, लाइक उसको मजा तो नहीं आ रहा है सफोकेट करके अपने आप को। ठीक है, जैसे कलर ब्लाइंड जो होते हैं ना, उनको कलर्स नहीं दिखाई देते हैं। आप वो ना ब्लू और ग्रीन और रेड कलर फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, हाँ,
कई लोगों को अल्फाबेट्स और नंबर में भी प्रॉब्लम होते हैं, ओके, जिसको डिसलेक्सिया ये सब बोलते हैं, उनको नंबर्स दिखते हैं। याद है अपने तारे जमीन पर एक पिक्चर थी जिसके अंदर एक बच्चा था छोटा सा, उसको ये सब कॉम्प्लिकेशन होती थी नंबर्स और अल्फाबेट्स के अंदर, कुछ ना कुछ गड़बड़ आती थी। दैट वाज आल्सो अ लर्निंग डिसेबिलिटी। तो आप उसको एडवाइस दोगे ना, यार क्यों नहीं करता, यार पढ़ता क्यों नहीं है, अरे उसको भी पढ़ने का मन है, वो नहीं पढ़ पा रहा है, किसी वजह से नहीं पढ़ पा रहा है। वैसे वैसे ही जिस आदमी को डिप्रेशन है ना, उसको खुशी दिखाई नहीं देती है, ही कांट आइडेंटिफाई हैप्पीनेस इनटू स्मॉल थिंग्स आल्सो। मतलब ये मेडिकली उसको कुछ, वो खुशी नहीं ढूंढ पाता है, उसको मजा नहीं आ रहा है दुखी रह के, और उसको खुशी दिखी नहीं रही है। आर बी वेरी क्लियर? उसको मजा नहीं आ रहा है कि वो बेड पे पड़ा रहा है, उठ के ब्रश भी दोपहर तक जाके 11-12 बजे तक उठ के ब्रश करे, राइट? उसको मजा नहीं आ रहा है, बट वो उठ ही नहीं पा रहा है, उसका मन ही नहीं करता कि मैं उठूं। उसके लिए एक छोटा सा टास्क ऑफ ईटिंग योर ओन मेडिसिन बिकम्स अ टास्क। पता है डिप्रेशन वाले लोग तो मेडिसिन ही नहीं खाते हैं, उनको जो मर्जी, इसलिए उनका मेडिकेशन हमेशा किसी और को करना पड़ता है, क्योंकि वो दे डोंट हैव इंटरेस्ट इन डूइंग एनीथिंग। जो आदमी उठ के ब्रश करने में भी उसको एक टास्क लगता है, बहुत बड़ा टास्क लगता है, तो वो क्या जाके हेल्प मांगेगा? डॉक्टर्स की क्या हेल्प करेगा? कोई पड़ोस वाले को करना पड़ेगा, मतलब केयर प्रोवाइडर्स को करना पड़ेगा, ठीक है? तो पिछली क्लास में मैंने कुछ आइडिया दिया था व्हाट वाज दिस थिंग, ठीक है? तो आज मैं आपको आज की मॉडर्न साइंसेस का मतलब है एलोपैथिक से मैं जाती हूँ, क्योंकि पहले मैं आइडेंटिफिकेशन करूंगी। तो एलोपैथिक मेडिकेशंस या आज की बायोलॉजी के हिसाब से, उसको फिजियोलॉजी भी बोलते हैं, बॉडी को बायोलॉजी पढ़ते थे ना आप, वो क्या बोलता है रिगार्डिंग एंजाइटी। तो पहले मैं एक एंजाइटी का मॉडल दूंगी, फिर एक डिप्रेशन के भी मॉडल्स दूंगी, ठीक है? याद रखना, एंजाइटी के एक नहीं 50 मॉडल्स है, 50 कारण है एंजाइटी होने की। इट कुड बी जेनेटिक, इट कुड बी एपिजेनेटिक, इट कुड बी सर्कमस्टेंशियल, इट कुड बी मिलियंस ऑफ फैक्टर्स, ओके? इट कुड बी अ ट्रॉमा, इट कुड बी समथिंग। तो याद रखना, एंजाइटी के भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एंजाइटी के अंदर भी बहुत सारी बीमारियां हैं, एक बीमारी नहीं है, राइट? पीटीएसडी बोलते हैं ना, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एंजाइटी, ऐसे ऐसे वो भी एक एंजाइटी का फॉर्म है। बहुत तरह की एंजाइटीज है, ओके? तो ये भी बहुत बड़ा रेंज है। इनको डायग्नोस करके जब इनका इंटरवेंशन होता है ना, उसमें भी बहुत है। कोई कॉग्निटिव थेरेपी से इलाज करता है, जो आदमी ज्यादा इंटेलिजेंट है उसका कॉग्निटिव थेरेपी से इलाज होता है। कोई आदमी ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है तो उसका बिहेवियर थेरेपी से इलाज होता है। अलग अलग थेरेपीज है, तो थेरेपीज भी बहुत सारी है। आज मैं जो आपको एक टॉपिक लेने वाली हूँ ना, आज की डेट में बेस्ट रिनाउंड थियोरी है, ओके? बट कल ये एग्जिस्ट, मॉडर्न साइंस में ना एक प्रॉब्लम है। आज जो भी इलाज है चल रहा है ना, थोड़े दिनों के बाद है ना कुछ और इलाज आ जाएगा और बोला जाएगा दिस इज बेटर देन दिस, राइट? सी ये मोक्ष मार्ग में एवरीथिंग इज फिक्स्ड, क्योंकि केवली भगवान से निकला हुआ ज्ञान है, फिक्स्ड है, ओके? उसमें ऑल्टरेशन नहीं होती। पर साइंस तो हमेशा डेवलप कर होता रहता है ना। एक जमाना था नो ह्यूमंस कांट फ्लाई, फिर राइट ब्रदर्स आए और ह्यूमंस कैन फ्लाई, हो गया ना, ह्यूमन बीइंग कैन, एरोप्लेन्स बन गए ना। तो मॉडर्न मॉडर्न साइंस जो होते हैं ना, दे कैन कीप ऑन चेंजिंग। आर वी क्लियर? तो मैं आज के अवेलेबल डेटा पे आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, एंड इफ इट चेंजेस टुमारो, आई डोंट नो आप पे अप्लाई हो कि नहीं हो, मुझे नहीं पता है, बट ये मोस्ट कॉमन एंड वाइडली एक्सेप्टेड थियोरी है, तो मैं चाहती हूँ आपसे शेयर करूं। आर वी क्लियर? हाँ, कि हो क्या रहा है? तो आप प्लीज पेन और पेपर लेके लिख लीजिए, क्योंकि आपको इसको, ये पहली बार आप सुन रहे होगे ना मोस्ट प्रोबेबली, तो आपको नहीं समझ में आएगी। पेन एंड पेपर से प्लीज राइट इट डाउन, ठीक है? इसलिए भी पेन और पेपर से लिख दो, क्योंकि आपको यदि इस पे डाउट आता है ना, तो आप गूगल करना, आपको खटखट खट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि जो भी मैं बोल रही हूँ कि ये कर क्या रही है, कर क्या रहा है, हो क्या रहा है, ठीक है? सो आराम से गूगल पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। एक बार आपको आइडिया मिल जाएगा ना कि वहां पे मिलती है, तो आप खड़ाखट ढूंढ भी लोगे, ठीक है? तो मैं आज एक एंजाइटी का मॉडल बता रही हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली एंजाइटी होती क्यों है हमारे बॉडी में, एंजाइटी क्यों होती है। डिप्रेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है, डिप्रेशन इज अ डिफरेंट थिंग। पहली मैं थियरी किस लिए बता रही हूँ, एंजाइटी की थियरी, वन ऑफ द थियरीज, इतनी सारी में से मैं एक सिखा रही हूँ। उस थियरी का नाम है जीएएस मॉडल, गैस मॉडल, जीएएस। गैस का फुल फॉर्म है जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम।
जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। ये एक फिजियोलॉजिकल थियरी है। फिजियोलॉजिकल मतलब ये सिर्फ बॉडी को अफेक्ट करती है और किसी को अफेक्ट नहीं करती। इमोशनल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, ये उस लेयर्स की बात नहीं है। ये बॉडी में जो हो रहा है ना, ये एक डॉक्टर की बनाई हुई है, बायोलॉजिकल डॉक्टर ने बनाई हुई है। और ये है, ही इज टॉकिंग अबाउट 3 स्टेजेस। 3 स्टेजेस। पहला स्टेज है ना, वो है अलार्म या थ्रेट परसेप्शन। अलार्म स्टेज या थ्रेट स्टेज। फर्स्ट स्टेज इज नोन एज। तो इसमें क्या होता है कि बॉडी किसी भी चीज को, सामने वाले को अलार्म या थ्रेट समझती है। अलार्म या थ्रेट, ओके। तो वो परसेप्शन है। परसेप्शन मतलब वो बॉडी को रियलाइज होता है कि यार खतरा है। ओके, आर क्लियर? खतरा है। अभी एक बच्चे, मोस्ट ऑफ द एग्जाम, एक आदमी, एक बच्चे के लिए थ्रेट परसेप्शन हो सकता है। होता है ना, यार मैंने पढ़ा नहीं है, यार एग्जाम आ गई है, मेरा क्या होगा, मैं तो फेल होने वाला हूँ, राइट? दैट कुड बी अ थ्रेट परसेप्शन। एक लेडी के लिए अचानक 50 लोग आने वाले हैं उसके घर में, क्योंकि उसकी वेडिंग एनिवर्सरी है और उसके पास स्टाफ नहीं है टू हेल्प हर आउट एंड एवरीथिंग, दैट कैन पुट देम अंडर क्राइसिस मोड। अलार्म एंड थ्रेट परसेप्शन में फियर फैक्टर है, याद रखना, फियर फैक्टर है, डर लग रहा है। ओके, आपके घर में अचानक आपको पता लगता है कि किसी को कैंसर है, तो कैंसर नाम सुन के ही वैसे ही हमको डर लगने लगता है। हम ये पूछना ही भूल जाते हैं कि भैया कौन सा स्टेज है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज तो आराम से क्योरेबल है भैया, यदि वो फोर्थ स्टेज तक नहीं पहुंचा है तो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द इनिशियल स्टेजेस। ओके, तो हम लोग ये पूछते ही नहीं है, हम लोग कैंसर का नाम सुन के ही हमारा थ्रेट परसेप्शन बढ़ जाता है, राइट? और कई बार तो हमारे कोई भी बीमारी होती है जो समझ में नहीं आ रही होती है ना, तो उसको देख के भी हमारा थ्रेट परसेप्शन बढ़ जाता है। जब हमारा कोविड चालू हुआ था, रिमेम्बर द थ्रेट परसेप्शन, सबको लगता था मुझे हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, लिटरली फॉर नो राइम और रीजन। कितना पैनिक था, आप सोचो कितना थ्रेट परसेप्शन था सब में, कि नहीं यार मैं घर में सारे बर्तन कपड़े सब मैं कर लूं, मतलब आई डू, बट मैं, मेड सर्वेंट शुड नॉट कम, पीपल शुड नॉट कम इन। फिर भी लोगों को कोविड हुआ ना, हुआ, राइट? थ्रेट परसेप्शन कहीं से भी हो सकता है। आर वी क्लियर? थ्रेट का मतलब होता है अलार्म, वेयर योर बॉडी परसीव्स एनीथिंग एज अ स्ट्रेस, जिससे स्ट्रेस क्रिएट होता है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो एग्जाम्स हो, एनीथिंग। आप बोलोगे खुशी के माहौल में भी स्ट्रेस हो सकता है, हाँ। आपके घर में शादी है तो आपको तो 50 काम दिखाई देते हैं, दैट कैन ऑल्सो लीड टू स्ट्रेस। स्ट्रेस में तो अलार्म और थ्रेट परसेप्शन स्टेट समझ में आ गया सबको? फर्स्ट स्टेज समझ में आ गया है सबको? समझ में आ गया है। तो अब मैं सेकेंड स्टेज पे जा रही हूँ, ठीक है? जब बॉडी परसीव करता है थ्रेट, थ्रेट मतलब सामने उसको खतरा दिखाई देता है ना, तो बॉडी बहुत ही इंटेलिजेंट है। हमारा बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, मतलब इतनी अच्छी मशीनरी है ना, मैं बता नहीं सकती। तो एक हार्मोन होता है जिसका नाम है स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है, उसको कॉर्टिसोल बोलते हैं। तो वो बढ़ा देता है। बढ़ाने से क्या होता है, हमारा बॉडी एकदम हाईएस्ट कैपेसिटी पे काम करने लगता है। कैसे काम करने लग जाता है? कॉर्टिसोल से, स्ट्रेस हार्मोन में हमारी इंद्रियां एकदम हाई अलर्ट पे चली जाती है, एकदम हाई अलर्ट पे। ओके, हाई अलर्ट का मतलब क्या होता है? आंख कान एकदम चौकन्ना हो जाते हैं। ओके, आपके हार्ट बीट्स बढ़ जाते हैं। देखो हार्ट बीट्स कभी देखा है? स्ट्रेस होता है तो आपके हार्ट बीट्स बढ़ जाते हैं, पैल्पिटेशन भी आ जाती है, राइट? इसका मतलब आपका हार्ट भी मैक्सिमम पंप कर रहा है। आपका पेट भी बेस्ट, मतलब सारे बॉडी के जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स है ना, हाईएस्ट लेवल पे काम करते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा, मान लो एक फौजी है और गलती से वो एनिमी टेरिटरी में गिर गया, किसी वजह से, होता है ना, एनिमी टेरिटरी में चला गया, तो क्या करेगा वो? डर के रहेगा ना, डर के रहता है, राइट?
इसका मतलब उसका फर्स्ट स्टेज अलार्म एंड थ्रेट परसेप्शन तो ठीक है ना, क्योंकि एनिमी टेरिटरी में तो कभी भी पकड़ा जाएगा तो मर मर जाएगा, तो उसका अलार्म स्टेज तो होगा ना। तो जब तक वो एनिमी टेरिटरी में रहेगा ना, तब तक वो एकदम एकदम डेफकॉन 1 सिचुएशन में रहेगा कि यार कोई कहीं से आ ना जाए, राइट। होता है ना, कभी आपने पिक्चरें देखी है, हाँ, कि पिल्लो के नीचे बंदूक खट से निकालते हैं, ये सब पिक्चरें देखी हुई होगी, राइट। क्यों निकालते हैं, मतलब वो सोते हुए भी दे आर चौकन्ना, मतलब डर रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, लेट मी बी ऑन अ उसको बोलते हैं डेफकॉन 1 सिचुएशन, मतलब इट्स रियली बैड, कभी भी कुछ हो सकता है, ठीक है। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द सेकंड स्टेज, उसको बोलते हैं, सेकंड स्टेज का नाम है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। सेकेंड स्टेज का नाम है फाइट और फ्लाइट। फाइट का मतलब होता है आप उस सिचुएशन से लड़ने के लिए रेडी हो, ठीक है, लड़ने के लिए। या फ्लाइट का मतलब है भाग जाना, फाइट का मतलब है लड़ना और फ्लाइट का मतलब है भाग जाना। दोनों में एनर्जी रिक्वायर्ड है, भागने में भी कोई आसान काम नहीं है। बोथ रिक्वायर्स एनर्जी, बोथ रिक्वायर्स एफर्ट, बोथ रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसलिए ये सेकेंड स्टेज में क्या होता है, कॉर्टिसोल लेवल, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से तुम्हारा बॉडी हाई अलर्ट पे काम करता है और वो मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम करता है, बेस्ट क्वालिटी में काम करता है, राइट। इसीलिए तो फौजी जब कोई एक मिशन पे जाते हैं, सक्सेसफुल होके क्यों आ जाते हैं, क्योंकि उनके बॉडी में एक स्ट्रेस हार्मोन, मतलब वो एकदम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे वो काम कर रहे थे, राइट। परफेक्ट काम करके जब वो निकल जाते हैं वहां से, उनका बॉडी उनको एकदम हाईएस्ट कैपेसिटी पे रखता है। एग्जाम के दिनों में हमको स्ट्रेस होता है, तो ये जो फाइट एंड फ्लाइट जो स्टेज है ना, ये हमको इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है कि हम रात इतने ढेर सारा पढ़ते हैं, 4-4 5-5 घंटे भी सो के भी हम पढ़ाई कर लेते हैं और एग्जाम में पास हो जाते हैं, करते हैं ना, राइट। तो बॉडी हाई अलर्ट पे जा रहा है, सो इट परफॉर्म्स ऑन द हाईएस्ट लेवल ऑफ कैपेसिटी। आर यू क्लियर? इट्स अ गुड थिंग ना, बहुत अच्छी चीज है ना। आर यू क्लियर? क्योंकि बॉडी के दो ही काम है। क्या काम है बॉडी का? बॉडी इज अ वेरी गुड फैंटास्टिक मशीन। बॉडी का क्या काम है? बॉडी ऑटो हील्स। ऑटो हील्स मतलब अपना इलाज खुद करती है, याद रखना। आपने आपका भी इलाज कर सकती हो। आपको पता है दुनिया में कितनी बीमारियां आप पे एक दिन में अटैक करती है, आपकी बॉडी पे? हजारों। आपका इम्यून सिस्टम अपने आप काम कर रहा है ना, उसमें ब्रेन्स है ना और सारे काम कर रहा है ना वो। हाँ, तुमको पता भी लग, रेयरली कभी महीने में या 2 महीने में 3 महीने में आपको पता लगता है कि यार कोई बीमारी का अटैक हुआ था। कैसे पता लगता है? यदि आपको बुखार चढ़ जाए तो, क्योंकि वो इम्यून सिस्टम क्या करता है आपका, उस एनिमी से फाइट करने के लिए ना अपना आपका वो क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट को हॉस्टाइल बना देता है। एनवायरमेंट को हॉस्टाइल बनाने के लिए बुखार चढ़ा देता है, तब जाके आपको पता लगता है अरे कोई बीमारी ने अटैक किया। पर वैसे भी ना पूरे दिन में ना 50 बीमारियां आप पे अटैक करती है, इम्यून सिस्टम हैंडल कर लेता है उसको रोज। अंडरस्टूड? और वो इलाज भी कर देता है। आपको चोट लगती है, आप सिर्फ पट्टी बांधते हो, क्या पट्टी बांधने से इलाज नहीं हुआ? बॉडी ने अपना इलाज किया, पट्टी से तो बाहर की इंफेक्शन नहीं आई, बस आपने ये किया। तो बॉडी का पहला काम क्या है? ऑटो हील करना, मतलब अपने आप हील करता है बॉडी, अपने आप अपना ध्यान खुद रखता है, ओके। और दूसरा बॉडी काम करता है वो रहता है अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, उसको बोलते हैं बॉडी प्रोटेक्ट्स इटसेल्फ। बॉडी का ये दो काम मेन है। समझ में आया? क्या दो काम है? ऑटो हील एंड ऑटो प्रोटेक्ट। प्रोटेक्शन, हाँ, वो आपसे परमिशन नहीं मांगेगा प्रोटेक्शन के लिए। तवा तवा आप गरम गरम तवे पे हाथ लगता है तो बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। कोई मैं आपको घूसा एकदम मारू और यहाँ तक ले आऊं, हाँ, एक निंजा ही होगा जो आंखें ब्लिंक नहीं करेगा, लेकिन आप तो डर ही जाओगे ना, आप रिफ्लेक्सेस करेगा ना। व्हाट इज रिफ्लेक्सेस? बॉडी इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। आर बी वेरी क्लियर? हाँ। सो हमने ये सब क्या सीखा है कि बॉडी बहुत हाई लेवल पे वर्क करता है। तो फाइट एंड फ्लाइट जो रिस्पॉन्स होता है इज अ गुड थिंग, क्योंकि बॉडी एकदम अटमोस्ट कैपेसिटी पे होता है। याद रखना, आपको नहीं समझ में आएगा, बट आपकी हियरिंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है, आपकी साइट, आपकी मेमोरी, सब कुछ डबल हो जाती है ऑलमोस्ट। स्मेल, टेस्ट, सब कुछ ज्यादा हो जाता है, सब कुछ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। सो इट्स अ फैंटास्टिक थिंग इन द बॉडी, इट्स वेरी गुड, ओके।
बट प्रॉब्लम ये है, ये जो कॉर्टिसोल जो बड़े वो हॉर्मोन्स होते हैं, व्हाट इज कॉर्टिसोल? एक तरह का केमिकल होता है, राइट? कौन बनाता है? बॉडी का एंडोक्राइन सिस्टम बनाता है, हॉर्मोन्स बोलते हैं उसको, हॉर्मोन्स बनाते हैं, ठीक है? ये एक हार्मोन है, बढ़ाता है। थोड़े दिन के बाद जब एग्जाम खत्म हो जाती है ना, तो ये स्ट्रेस जो है वो कम हो जाना चाहिए। एक आदमी घर में बीमार है, थोड़े दिन के बाद ठीक हो जाता है, तो हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। मेहमान जो आए हैं चले जाते हैं, तो हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है ना, सब कुछ कम हो जाता है, एंड वी आर बैक टू नॉर्मल। तो कॉर्टिसोल बनना कम हो जाते हैं अपने आप, हमारा बॉडी नॉर्मल पेस में चलता है। आर वी वेरी क्लियर? हाँ। सो ये हमारा बचपन से हर आदमी के अंदर ये फिटेड है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? कई लोगों का स्ट्रेस जो होता है ना, वो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है, ठीक है? जैसे घर में कोई सास है जो क्लीनलीनेस फ्रीक है, या पति क्लीनलीनेस फ्रीक है, होता है ना कई लोग, हमको तो सफाई चाहिए, हमको तो खाना ऐसा ही चाहिए, और वो दुखी करते हैं दूसरे आदमी को। या घर में देवरानी जेठानी के झगड़े चल रहे हैं, तो कांस्टेंट देयर इज अ थ्रेट, आज साला किचन में जाके फिर लड़ाई होने वाली है, किस बात की पता नहीं, पर होने वाली है। अंडरस्टूड? तो ये इसी सिचुएशन में क्या होता है, ये प्रोलॉन्ग पीरियड तक यदि ये प्रॉब्लम चली जाती है, प्रोलॉन्ग पीरियड का मतलब ये है कि जो सेकेंड स्टेज में आपको 5 दिन रहना है, 10 दिन रहना है, 15 दिन रहना है, समझ में आता है। बट यदि ये लंबे टाइम तक चलती है प्रॉब्लम्स, ओके, हस्बैंड वाइफ में झगड़े, ऑफिस में आप जॉब कर रहे हो, वहां पे बॉस आपका दुखी कर रहा है तुमको, तुम्हारे डेडलाइंस मीट नहीं हो रहे, तुमको टेंशन हो रही है कि मेरी तो नौकरी चली जाएगी, ये, राइट? और ये लंबे समय तक स्ट्रेस चल रहा है, होता है ना, सम जॉब्स आर वेरी स्ट्रेसफुल, राइट? लंबे टाइम तक ये चलता है स्ट्रेस, तो पता है क्या प्रॉब्लम आती है? तो बॉडी एक थर्ड स्टेज में एंटर कर जाती है। थर्ड स्टेज ऑफ द गैस मॉडल इज नोन एज एग्जॉशन मॉडल। एग्जॉशन, एग्जॉस्ट बोलते हैं। एग्जॉस्ट मीन्स बॉडी थक गया, लिख लो प्लीज, शोभा जी लिख लीजिए। थर्ड स्टेज इज नोन एज द एग्जॉशन स्टेज। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है आपको बताती हूँ। फर्स्ट 2 स्टेजेस तो बड़े अच्छे थे, थर्ड स्टेज में आते आते यदि ये प्रॉब्लम, स्ट्रेस बहुत लंबा खिंच जाता है, तो बॉडी कॉर्टिसोल बना बना के, एंडोक्राइन सिस्टम कॉर्टिसोल बना बना के थक जाता है, बोलता है कि साला कहाँ से लाऊं, और वो पूरा वो बनाना ही बंद कर देता है, या तो बनाना बंद कर देगा, या कुछ हेवाय हो जाएगा उसमें। वो बोलता है मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, बॉडी क्या बोलता है, मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, अभी और नहीं बना सकता कॉर्टिसोल या कुछ भी। तो बेसिकली ये किसका फेलियर है? एंडोक्राइन सिस्टम का फेलियर है। समझ में आया? पहले, सबसे पहले कौन गया? एंडोक्राइन सिस्टम फेलियर हो गया, मतलब एंडोक्राइन सिस्टम पागल हो गया। पागल हो गया का मतलब है, बॉडी में एंडोक्राइन करता क्या है, हॉर्मोन्स करते क्या है, कुछ चीज, कोई जो केमिकल ज्यादा है उसको बैलेंस करता रहता है। जैसे शुगर, आप और मैं सब लोग मिठाई खाते हैं, बॉडी में शुगर लेवल हाई चले जाते हैं, तो हार्मोन, एक हार्मोन होता है जिसका नाम है इंसुलिन, राइट? तो एंडोक्राइन सिस्टम इंसुलिन भेजता है, और वो शुगर लेवल को कम कर देता है, ठीक है? कम क्यों करता है? क्योंकि ऊपर था, तो वो बॉडी का काम है इक्विलिब्रियम स्टेज में लाना, हर चीज को इक्विलिब्रियम स्टेज में लाना, इक्विलिब्रियम मतलब नॉर्मल स्टेज में लाना, ठीक है? तो हॉर्मोन्स ने, जैसे शुगर बढ़ी, हॉर्मोन्स, कौन सा हार्मोन गया, इंसुलिन गया, और उसको कम कर दिया, तो हम लोग ठीक हो जाते हैं, ठीक है? तो डायबिटीज इज नॉट अ शुगर प्रॉब्लम, इट इज अ एंडोक्राइन सिस्टम प्रॉब्लम। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब है, शुगर जब बढ़ी, तो एंडोक्राइन सिस्टम को क्या भेजना चाहिए था? एक हार्मोन स्पेशलाइज जो इस शुगर को कम करता है, जिसको इंसुलिन बोलते हैं, उसको भेज के नॉर्मल करना चाहिए था, राइट? समझ में आ रहा है? तो एंडोक्राइन सिस्टम का फेलियर है। आदि, हाँ। और जब वो फेलियर होता है ना, तो आपकी शुगर बढ़े रहते हैं, और आपकी तबीयत खराब होती रहती है। तो आप बाहर से दवाई खा के, इंसुलिन यानी बाहर से इंसुलिन लेके, आप शुगर को कम करते हो, कंट्रोल करते हो। आर यू क्लियर? वैसे ही इसका मतलब एंडोक्राइन सिस्टम जब पागल हो जाता है, खराब हो जाता है, माल फंक्शन करता है, तो बैलेंस, जो बॉडी अपने आप बैलेंस 24/7 जो क्रिएट करता रहता था ना, वो करना बंद हो जाता है, ओके? उसकी वजह से क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? आप, आपकी बॉडी में यदि आप बहुत खुश हो, ओके, बहुत खुश हो, तो बॉडी एक हार्मोन भेजेगा जिसको बोलते हैं सैड हार्मोन। उसके बहुत सारे नाम है, बहुत सारे हार्मोन है, एक नहीं है,
बहुत सारे हैं, ठीक है, बेचता है, और उसके सैड हार्मोन डाल के उसको बैलेंस में ले आता है। तो आप जितने भी खुश हो ना, थोड़ी देर के बाद आप नॉर्मल हो जाते हो, इक्विलिब्रियम में आ जाते हो। किसी वजह से आप बहुत सैड हो, होता है ना, घर में किसी प्रॉब्लम आ गई, बहुत सैड हो, फिर भी थोड़े टाइम के बाद आप इक्विलिब्रियम में आ जाते हो। क्यों आ जाते हो? बॉडी हैप्पी हार्मोन भेजता है और वापस उसको इक्विलिब्रियम में ले आता है, ठीक है। इस तरह से एक नहीं, 50 चीजें कौन रेगुलेट करता है? हार्मोन से एंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट करता है। हार्मोन्स क्या है? केमिकल्स है, केमिकल्स भेजता रहता है, कभी ये केमिकल भेजा, कभी ये केमिकल भेजा, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम कहाँ लोकेटेड है बॉडी में? पूरे बॉडी में व्याप्त है, सर से लेके एवरी प्लेस ऑन द बॉडी इज अवेलेबल, ठीक है। अलग अलग है, हर कोई केमिकल भेज रहा है, कभी कोई केमिकल भेज रहा है, सब पूरे बॉडी में से केमिकल्स निकल रहे हैं। आर वी क्लियर? एंडोक्राइन सिस्टम पूरे बॉडी में व्याप्त है। तो ये बैलेंसिंग का, बॉडी में केमिकल बैलेंसिंग का काम कौन कर रहा है? एंडोक्राइन सिस्टम। उसका फेलियर जब होता है ना, याद रखना, तो वो पूरे एंडोक्राइन सिस्टम का बाजा बज जाता है। अब मुझे बताइए कि स्ट्रेस होगा और एंडोक्राइन सिस्टम यदि कॉर्टिसोल बना के उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा या मैल फंक्शन करेगा, तो आप किस स्टेज में पहुंच जाओगे? क्लिनिकल एंजाइटी वाले स्टेज में चल। क्लिनिकल का मतलब है भाई, क्लिनिकल वर्ड का मतलब क्या होता है? ये बॉडी से अफेक्टेड है, इसमें केमिकल्स अफेक्टेड हो जाते हैं, इसमें बॉडी अफेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये साइकोलॉजिकल लेवल पे नहीं रहा है, ये बॉडी लेवल पे जा चुका है, इसमें बॉडी इफेक्ट हो चुका है, और बॉडी इफेक्ट को बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम फेलियर। आर वी क्लियर? हाँ। तो बॉडी में क्या एंडोक्राइन सिस्टम फेलियर से एक ही सिस्टम फेलियर है, ऐसा मत समझना, क्योंकि सारे सिस्टम जो है ना, दे आर इंटरकनेक्टेड, एंड वन ऑफ द थिंग्स दे आर इंटरकनेक्टेड इज विद केमिकल्स। हर हर और हर सिस्टम को केमिकल्स चाहिए। तो यदि एंडोक्राइन सिस्टम फेल होगा, तो दूसरे सिस्टम्स को भी खराब करेगा कि नहीं करेगा? तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम क्या आती है, डाइजेस्ट, मतलब आती तो सारी साथ में है, बट नोटिस क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है। क्यों होता है? क्योंकि सेकेंड स्टेज में डाइजेस्टिव सिस्टम भी तो बड़े ऑप्टिमम लेवल पे काम कर रहा था ना, तो वो ज्यादा एसिड बना रहा था, पेट ज्यादा एसिड बना रहा था ना, तो आपको एसिडिटी की भी प्रॉब्लम रहती है। तो किसको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है? स्ट्रेसफुल है, एंजाइटी ज्यादा है, उसको पेट की ये सब प्रॉब्लम्स, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स चालू हो जाती हैं। जब आगे चल के एंडोक्राइन सिस्टम फेल करता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का भी बाजा बजने लगता है, उसमें भी गड़बड़ें चालू हो जाती है। फिर देखो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम कितनी चालू हो जाती है, बहुत लोगों को एक सर्टेन एज के बाद रहती है, राइट। उसके साथ साथ एक और चीज होती है, और देखो डाइजेशन में यदि एसिड ज्यादा बना, एसिड चाहिए होता है ना पेट में ना, एसिड, स्टमक इज मेड अप ऑफ एसिड, ओके। क्योंकि जो भी खाना हम खाते हैं ना, उसमें जितने भी गंदी चीजें हैं, राइट, जो मेरे बॉडी को हार्म कर सकती है, वो एसिड में न्यूट्रलाइज हो जाती है। हम तो कुछ भी खाते रहते हैं, उसमें फंगस है, उसमें बैक्टीरिया है, उसमें कुछ है, सबको मार डालती है वो, सो इट्स अ गुड थिंग, वो डिसइंटीग्रेट भी करती है, अंडरस्टूड। बट कई बार बिकॉज ऑफ डाइजेस्टिव फेलियर ज्यादा एसिड बनता है या ज्यादा गैस और ये सब होती है, दे आर ऑल द सेम थिंग। वो एसिड क्या करता है? आपके बॉडी को एसिडिक बना देता है, पूरे बॉडी को एसिडिक बनाता है। और एसिडिक बॉडी ज्यादा होता है ना, उससे ना पूरे बॉडी में इन्फ्लेमेशन चालू होती है। इन्फ्लेमेशन का मतलब है पूरी बॉडी में दर्दें चालू हो जाती है। दर्दें चालू हो, दर्द का मतलब ये होता है, वो कौन सी बीमारी होती है जिसमें जॉइंट्स में पेन आती है? गठिया। इंग्लिश में बोलो, हिंदी का नहीं। रिमेटिज्म। आर्थराइटिस। सो आर्थराइटिक पेन भी हो सकती है, या लोकलाइज कोई एक एरिया में भी पेन होती है, ओके। सो ये पेन क्यों आ रही है? व्हाई आर यू हैविंग बॉडी पेन्स? बॉडी पेन्स है, इसका मतलब इन्फ्लेमेशन है। और इन्फ्लेमेशन क्यों है आपको पता करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं? दवाइयां खा के इन्फ्लेमेशन डाउन करते हैं, ठीक है। पर भाई वो इन्फ्लेमेशन हुआ क्यों? बॉडी इज गेटिंग वेरी एसिडिक, इस वजह से
इन्फ्लेमेशन एंड बॉडी पेन ऑल्सो स्टार्ट। ओके, तुम देखो ये सब साइमल्टेनियसली होती है, ठीक है। चंचल जी आप म्यूट क्यों नहीं हो? ओके, जब इन्फ्लेमेशन होता है, देखो मैं बता रही हूँ कैसे कैसे सारे सारे सिस्टम्स कोलैप्स कर रहे हैं बॉडी के, राइट। सिर्फ एक एंडोक्राइन सिस्टम के कोलैप्स से सारे सिस्टम कैसे कोलैप्स कर रहे हैं। इम्यून सिस्टम यदि जो होता है ना, इम्यून सिस्टम भी तो केमिकल्स देता है ना, कभी किसको मारो किसको प्रोटेक्ट करो करो। इम्यून सिस्टम भी तो पूरा सिस्टम अपना काम कर रहा होता है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, राइट। तो वो यदि अफेक्ट होता है ना, तो एक बीमारी होती है जिसका नाम है ऑटो इम्यून डिजीजेस चालू हो जाते हैं। ऑटो इम्यून मतलब इम्यून सिस्टम पागल हो गया है। कभी स्किन प्रॉब्लम्स हुई है किसी को? स्किन प्रॉब्लम्स, स्किन मोटी हो जाती है, स्किन में सोराइसिस आ जाता है, स्किन में बहुत सारी इश्यूज चालू हो जाते हैं। What is skin problem? It is autoimmune. Autoimmune. In fact, cancer is an autoimmune problem. Cancer is also acid body to acidic problem. But cancer is a autoimmune problem. Autoimmune में क्या होता है? बॉडी अपने आप को ही थ्रेट समझ लेता है, अपने आप को ही, और थ्रेट से वो अपने आप को डिफेंड करना चालू कर देता है। उसको ऑटो इम्यून बोलते हैं। Now, what is the meaning of autoimmune? इम्यून सिस्टम पागल हो गया, इम्यून सिस्टम हेवाय काम कर रहा है, वो अपने ही आपको थ्रेट समझ के अपने ही अगेंस्ट काम कर रहा है, अपने ही अगेंस्ट। तो इम्यून सिस्टम भी कोलैप्स कर रहा है आपका। आर वी क्लियर? कार्डियो, व्हाट इज कार्डियो? रिलेटेड टू हार्ट। ओके, मैंने आपको बताया था कि जब सेकेंड स्टेज होता है तो आप बॉडी ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए ना, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए क्योंकि तुम्हारा बॉडी हाई अलर्ट पे है, सारी इंद्रियां सक्रिय हैं, तुम ज्यादा सोचते हो, तो बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो किस पे वजन किस पे आएगा? या तो लंग्स पे आएगा, और हार्ट हैज टू पंप अ लॉट ऑफ ब्लड ना, बिकॉज ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, राइट। तो कार्डियो इज ऑल्सो अफेक्टेड एंड रेस्पिरेटरी इज ऑल्सो अफेक्टेड, ठीक है। आर वी क्लियर? और वो भी गड़बड़ा जाते क्योंकि हार्ट इज ऑल्सो अ मसल। तो मस्क्यूलर सिस्टम भी तो अफेक्ट होता है ना, बिना बिना हॉर्मोन्स के मसल्स भी तो काम करना ठीक से नहीं करते हैं ना। तो वो कार्डियो मतलब मस्क्यूलर सिस्टम पागल हो चुका है। ओके, नेक्स्ट है नर्व्स। नर्व्स पे भी फर्क आ जाता है, नर्व्स लास्ट में अफेक्ट होता है नर्वस सिस्टम पे, जिसके अंदर आपकी जो नर्व्स है ना, जो इंफॉर्मेशन रिले करती है पूरे बॉडी में, वो भी अफेक्ट हो जाते हैं, और कई बार बड़ी अजीबोगरीब सेंसेशंस भी आती हैं, और नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम्स भी चालू हो जाती हैं, ठीक है। मैंने जो 10-15 सिस्टम्स बोला ना, ये 10-15 सिस्टम्स ही नहीं, बॉडी के सारे सिस्टम्स कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, क्योंकि अब बॉडी केमिकल्स के बिना चलता नहीं है। क्योंकि बॉडी में ट्रांसमिशन मतलब कम्युनिकेशन कैसे होता है? थ्रू केमिकल्स। बॉडी में काम कैसे चलता है? थ्रू कम्युनिकेशन। आर यू क्लियर? थ्रू हॉर्मोन्स, थ्रू दिस केमिकल्स। सो ये एंडोक्राइन सिस्टम पूरे बॉडी का बाजा बजा देते हैं, क्योंकि केमिकल्स का बाजा बजा है, राइट। जहां जो केमिकल जाना चाहिए नहीं जाता है, सारे सिस्टम्स खराब हो जाते हैं, ठीक है। आर वी क्लियर? और जब ये तो थर्ड स्टेज एग्जॉशन स्टेट में क्या होता है? बॉडी के सारे सिस्टम्स अफेक्ट हो जाते हैं, और जब बॉडी के सारे सिस्टम अफेक्ट होते हैं तो क्या होता है? बॉडी में अलग अलग तरीके बीमारी आ रही है, राइट। जैसे डाइजेशन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है बताइए? एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये सब चीजें जो पूरे ट्रैक को डाइजेस्टिव ट्रैक को अफेक्ट करती है। कुछ भी प्रॉब्लम आती है, अगेन इट्स अ फेलियर ऑफ दैट, ठीक है। कैंसर, स्किन प्रॉब्लम्स, ऑटो इम्यून है, मैंने आपको बताया ना, ऑटो इम्यून डिजीजेस। ये क्यों प्रॉब्लम आ रही है? अगेन इम्यून सिस्टम खराब है। ये सारे आप जब नोटिस करोगे ना, कि लोग ऐसे बोलेंगे हमको हार्ट प्रॉब्लम भी है, हमको शुगर प्रॉब्लम भी है, हमको ये प्रॉब्लम भी है, हमको ये प्रॉब्लम है, इसका मतलब वो आदमी ये थर्ड स्टेज में जा चुका है, थर्ड स्टेज ऑफ एंजाइटी में जा चुका है। बॉडी इज एग्जॉस्टेड। वट विच इज द थर्ड स्टेज? एग्जॉशन स्टेज। आर यू क्लियर? अब हमारा ये एग्जॉशन स्टेट कितने साल चलता है? वो कितने भी साल चलता रहेगा, बीमार होता रहेगा, आप बाहर से उसकी दवाइयां करते रहोगे, आपका बॉडी इंसुलिन नहीं बना रहा, बाहर से इंसुलिन देते रहोगे और करते रहोगे। बताओ, जब आप बाहर से इंसुलिन दोगे तो आपका एंडोक्राइन सिस्टम ठीक नहीं होगा। वो क्या करेगा? डिपेंड करेगा कि बाहर वाला मुझे इंसुलिन देगा और मैं शुगर को कंट्रोल करूंगा, तो एंडोक्राइन सिस्टम कभी ठीक ही नहीं होता है।
इसका मतलब बाहर के केमिकल्स पे वो डिपेंडेंट हो गया है, राइट? तो मान लो आप एंटी एंजाइटी पिल्स लेना चालू कर देते हो, मान लो आपको एंजाइटी है, ठीक है, डॉक्टर बोलता है आपको क्लिनिकल एंजाइटी है, तो आप मान लो एलोपैथिक दवाई बाहर से खाना चालू कर देते हो, वो क्या करता है, बाहर से वो केमिकल्स देता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम अपने आप ठीक नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है, बाहर से दवाइयां ठीक कर रही है। सोचो आपका बॉडी कभी भी नॉर्मल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि आप एंडोक्राइन सिस्टम को तो ठीक नहीं कर रहे, आप किसको कर रहे हो, आप तो आप तो सिम्टम को ठीक कर रहे हो, आप जो रूट प्रॉब्लम है, रूट प्रॉब्लम क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम फेलियर, उसको आप नहीं सॉर्ट आउट कर रहे हो, उसको ठीक नहीं कर रहे हो, उसको हील नहीं कर रहे हो। तो आप हील किसको कर रहे हो, सिम्टम को हील कर रहे हो। एंजाइटी के मेडिसिन खा रहे हो, थायराइड के दवाइयां खा रहे हो, ये सब एंडोक्राइन सिस्टम को आप ठीक नहीं कर रहे, आप सिर्फ सिम्टम्स को ठीक कर रहे हो। और वो भी कैसे कर रहे हो, वो केमिकल डाल के बाहर से। तो एंडोक्राइन सिस्टम बोलता है बाहर से आ रहा है, मुझे बनाने की जरूरत नहीं, तो वो और उसका बट्ठा बैठ जाता है, मतलब वो तो ठीक ही नहीं होता है। अब समझ में आ रहा है हो क्या रहा है? यदि 80 साल का आदमी मुझे बोले कि यार मेरा एंडोक्राइन सिस्टम फेलियर हो गया, तो डॉक्टर क्या बोलेगा, ठीक है यार बाहर से खाना ठीक है, इतना नहीं भी होगा चलेगा। पर यदि वो बच्चा छोटा है, 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के लोग हैं, और हम इनको बाहर से, आपने सुना होगा ना कि 10 साल के भी बच्चों को डायबिटीज होता है, थायराइड इश्यूज होते हैं, फिर ऐसे बच्चों को ये एंजाइटीज भी होती हैं, सब केमिकल रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ना, छोटे बच्चों को भी होती है। आप उनको उस उम्र से बाहर से डिपेंडेंट करते हो, उनको पूरी जिंदगी जीनी है, 10 साल के, अभी 90 साल और जीना है उनको, और वो भी बाहर से वो लोग कंट्रोल करेंगे, शुगर मेडिसिन, मतलब इंसुलिन खाएंगे, थायराइड की दवाइयां खाएंगे, बाहर से केमिकल से ठीक करेंगे, यार क्या हो गया? वी डोंट रियलाइज वी नीड टू फिक्स द एंडोक्राइन सिस्टम। आर वी वेरी क्लियर? हाँ, बट एलोपैथिक इज नॉट, does not have a science, वो बाहर से ही कंट्रोल करती है, एलोपैथिक does not have the sciences. Are we very clear? We will come to the solutions also much later. हम पहले प्रॉब्लम समझने की कोशिश करते हैं। Are we clear? पहले हम प्रॉब्लम समझ रहे हैं, solutions are also there. Are we clear? But एलोपैथिक के पास डायग्नोसिस, ये जो मैं पूरा सिस्टम बता रही हूँ ना, ये एलोपैथिक का ही है। एलोपैथिक से ऐसा नहीं है मैं एलोपैथिक को बेकार बोल रही हूँ, गाली दे रही हूँ, नो यार, ये पूरा डायग्नोसिस, पूरा ये मॉडल जो है, ये एलोपैथिक से निकला हुआ है। आर वी क्लियर? आपको पता है जिनको एंजाइटी होती है ना, वो एडिक्शन प्रॉब्लम्स बहुत करते हैं। व्हाट इज एडिक्शन? यार मुझे तो चाय चाहिए यार, चाय नहीं मिली, चाय नहीं मिली, चाय नहीं मिली, चाय नहीं मिली। सुना है कभी आपने किसी को करते हुए? हाँ, कॉफी चाहिए, आई नीड कॉफी टू फंक्शन, I get coffee and I can function now. आपने कभी सुना है? हाँ, कई आदमी लोग जो बहुत स्ट्रेसफुल ऑफिस काम करते हैं, सुबह 9 से रात को 9 बजे तक, आजकल तो मल्टीनेशनल कंपनीज 24 घंटे मतलब ऐसे निचोड़ती हैं, पता नहीं लगता है, ठीक है, पैसे भी देती हैं, लेकिन इतने गंदे तरीके से निचोड़ती है कि बंदा जब घर पे आता है ना, तो वो इतना स्ट्रेसफुल होता है, वो क्या करता है, ही वॉचेस टीवी। व्हाई डज ही वॉच टीवी? सोच के देखो, क्योंकि दिमाग इतना फास्ट चला, इतना, एक प्रोजेक्ट, दो प्रोजेक्ट, 10 प्रोजेक्ट, इतना स्ट्रेस हुआ, दिमाग, मतलब स्ट्रेस लेवल्स कितने हाई थे, तो आदमी को रिलीफ नहीं मिलता है। तो जब वो टीवी देखता है ना, तो उसको अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ता, सामने अपने आप दिमाग लग रहा है ना, वो तो टीवी में तो रेसिपिएंट माइंड हो जाता है ना, मतलब सामने वो एक्शन होता है, तो उसको बहुत रिलीफ मिलती है। अंडरस्टूड? जैसे चाय और कॉफी पी के आपको क्यों रिलीफ मिलती है, कभी आपने सुना है? दारू पी के क्यों रिलीफ मिलती है? बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ के बाद लोग शाम को दारू पीने जाते हैं। Why do they feel good after that? Tell me. Anybody? क्योंकि ये सारे न्यूरो सप्रेसेंट्स हैं, न्यूरो सप्रेसेंट, जितने भी एडिक्शन वाले हैं ना, न्यूरो सप्रेसेंट्स। क्योंकि व्हाट इज न्यूरो सप्रेसेंट्स? आई विल एक्सप्लेन। ब्रेन बहुत फास्ट काम कर रहा है, जैसे जिसको क्लिनिकल एंजाइटी होती है ना, वो एक एक थॉट आता है, फिर थॉट रुक जाता है। हम तो क्या करते हैं, एक ही थॉट को काफी लंबे समय, आधा घंटा 2 घंटे तक खींच सकते हैं ना। मैं एक टॉपिक पे बोल रही हूँ ना, तो वो लोग क्या करते हैं, एक थॉट आया, फिर वो रुक जाता है, और वो थॉट जंप होके दूसरे टॉपिक पे चला जाता है, राइट? वो भी थोड़ी देर चलता है, वापस उसमें भी ब्रेक आ जाता है, फिर तीसरा टॉपिक आता है, ऐसे टॉपिक्स आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, और एंड इट कीप्स ऑन ब्रेकिंग ब्रेकिंग ब्रेकिंग, दे कैन नॉट सस्टेन इट। इतना फास्ट माइंड, एक एक, ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है। औरतें, हम लोग भी देखो, जब आप रोटी बनाते हो ना, खाना परोस रहे होते हो,
एक जगह रोटी बना रहे हो, एक एक गैस पे आप दाल गरम कर रहे हो, एक पे सब्जी गरम कर रही हो, दूसरे को बोल रहे हो यार तूने सलाद नहीं काटा, उसको बोला तूने टेबल ठीक से नहीं ले किया, ऊपर से बच्चा बोलता है मैं ये नहीं खाऊंगा, तो उसको मोटिवेट करना होता है कि नहीं यार तू खा ले यार किसी तरह से, राइट? साइमल्टेनियसली 10 प्रॉब्लम में आप भी तो उस पोजिशन में होती हो ना, लाइक वो वाले में, ओके? तो जब ये इसका मतलब ब्रेन 50 चीजें साइमल्टेनियसली कर रहा है, राइट? तो जब क्लिनिकल एंजाइटी में चला जाता है ना, क्लिनिकल में, तो यही होता है। व्हाट इज एंजाइटी? वो इतनी फास्ट थॉट्स आ रहे हैं, एक के बाद चेंज होते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं थॉट्स। अभी यदि मैं रोटी के बारे में सोचती हूँ, फिर मैं दाल के बारे में सोचती हूँ, फिर मैं उसके बारे में सोचती हूँ, फिर मैं उसके, मतलब आई कांट स्टॉप माई ब्रेन, अंडरस्टूड? तो जब मैं चाय पीती हूँ, कॉफी पीती हूँ, दारू पीती हूँ, कुछ करती हूँ ना, इसको इसको न्यूरोसप्रेसेंट्स बोलते हैं। ये न्यूरोसप्रेसेंट्स है, सप्रेसेंट्स मतलब दबाते हैं, इसका मतलब तुम्हारे ब्रेन को एकदम फास्ट जाने से रोकते हैं। तो मुझे थोड़ी देर के लिए राहत मिलती है। सोचो, ब्रेन इतना फास्ट एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जंप कर रहा है। यदि मैं कॉफी पीती हूँ तो वो इतनी फास्ट जंप नहीं करेगा, क्योंकि वो सप्रेस कर रहा है, नर्व्स को सप्रेस कर रहा है, न्यूरोसप्रेसेंट्स सप्रेस कर रहा है। इसका मतलब मैं यदि 30 सेकेंड्स पे रहती हूँ एक टॉपिक पे, फिर 30 सेकेंड्स में जंप कर रही हूँ 30 में, तो शायद मैं 1 मिनट तक एक टॉपिक पे रह रही हूँ। तो वो मेरे को बेटर राहत मिलती है, और मैं परफॉर्म ज्यादा बेटर कर सकती हूँ। मेरा मतलब बिकॉज मुझे 1 मिनट मिला उस टॉपिक में, मैं ज्यादा अच्छे से सोच पाती हूँ। आर यू क्लियर? पर प्रॉब्लम ये है, आपको बार बार न्यूरोसप्रेसेंट्स देना पड़ेगा, मतलब बार बार चाय कॉफी पीनी पड़ेगी, राइट? इसलिए जिसको एंजाइटी होती है ना, दे वांट अ ड्रिंक, राइट? चाय दे दे और फिर से चाय दे दे। हाँ, जो स्ट्रेसफुल, मोर द स्ट्रेसफुल जॉब, मोर द चाय, मोर द कॉफी, दारू ऑल्सो किक्स इन। ऑफिस से आके टीवी, और वाइफ बोलती है पूरा दिन ऑफिस में, यहाँ पे आके टीवी, मेरे को कौन देखेगा? अरे भाई, वो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट से आया है, ही वांट टू डी स्ट्रेस, और तुम अपने घर के भी मुसीबतें बताओगे, वो बेचारा बंदा कहाँ जाएगा? तो कहाँ जाएगा? फिर वो बोलेगा यार मैं दारू की शॉप पे बैठ के दारू पीता हूँ, तब जाके मेरे को कुछ बेटर फील होगा। अंडरस्टूड? प्लीज अंडरस्टैंड, दे आर ऑल्सो, मतलब द पीपल हु गो टू ऑफिस, आजकल तो औरतें भी बहुत काम करती है, इट्स अ वेरी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट इन ऑफिस, इट्स नॉट इजी टू अर्न मनी, ओके? सो इसलिए एडिक्शन प्रॉब्लम इज अ कॉमन प्रॉब्लम जिसको क्लिनिकल एंजाइटी होता है, मतलब जिसको एंजाइटी प्रॉब्लम्स होती हैं, एडिक्शन। और एडिक्शन मैंने बोला ना, गंदी गंदी दारू और ये सब की बात नहीं कर रही हूँ। इवन कॉमन थिंग्स लाइक चाय एंड कॉफी आर ऑल्सो कॉल्ड एज एडिक्शन। आजकल तो टीवी का एडिक्शन, आजकल आपने देखा है मोबाइल में हम ऐसे मोबाइल पकड़ते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं, यू नो व्हाट इज दैट? आप यदि ज्यादा एंजाइटी फुल हो गए, ज्यादा स्ट्रेसफुल हो गए, जैसे आपने किसी को कुछ बोला और आप मैसेज चाह रहे हो पर मैसेज आ नहीं रहा, तो तब तक आप क्या करोगे? आप नेटफ्लिक्स खोलोगे, आप इंस्टाग्राम खोलोगे, और क्या करोगे? 1 घंटा उस पर बैठे रहोगे और आपको पता भी नहीं लगेगा कि 1 घंटा गायब हो गया। किया क्या आपके ब्रेन ने, राइट? So that is also an addiction, mobile addiction. Nobody's talking about mobile addiction, but it is there. आजकल तो लैपटॉप्स और मोबाइल, पहले इतना नहीं था, पर कोविड के बाद बच्चों को भी हमको देना पड़ रहा है मोबाइल लैपटॉप, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एजुकेशन इज ऑन द थिंग्स। आपको पता है उसकी वजह से इतने गंदी गंदी चीजें, एडिक्शन, मतलब लैपटॉप और मोबाइल की वजह से आ रहे हैं। देयर आर porn addictions, right? There are so many bad addictions which you don't even know, right? But addiction problem means anxiety है, most probably। आप एंजाइटी को कम करोगे, एडिक्शन प्रॉब्लम विल कम हो जाएगी। आपको लगता है अरे यार मेरे से तो दारू नहीं छूट रही, स्मोक नहीं छूट रही, वो यस, स्मोकिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू लीव। चाय कॉफी तो फिर भी इजी है, बट चाय कॉफी भी आप छोड़ नहीं पाओगे यदि एंजाइटी रही तो आपको। आप मोबाइल एडिक्शन यदि हो गया, गेम्स लोग खेलते हैं, आपने देखा मोबाइल पे लोग कैंडी क्रश के पीछे पड़े होते हैं, राइट? अरे यार, मैं इस आई मेट अ फ्रेंड, शी सेड आई एम वरीड कि मेरे ना कैंडी क्रश के 2 ही लेवल्स बाकी हैं, और जब मैं खत्म हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी, आई डोंट नो, सो आई एम रैशनिंग इट, मैं ज्यादा नहीं कर रही हूँ। मतलब दैट लेवल ऑफ एंजाइटी, ओके? सो गेम, हु हैव दिस गेमिंग एडिक्शंस, ऑल एंजाइटी प्रॉब्लम्स, ऑल बिकॉज ऑफ एंजाइटी। आर वी क्लियर? आप देखो, आपको जब स्ट्रेसफुल होगा ना, आप मोबाइल पे पड़े रहोगे, या आप कुछ भी नेटफ्लिक्स फेसबुक जैसी मतलब नो आउटपुट चीजों पे आप लगे रहोगे। आप सीरियल्स के सीरियल्स, नेटफ्लिक्स के नेटफ्लिक्स स्टार्ट जाओगे, मतलब लिटरली आपको सारे कोरियन ड्रामाज आएंगे, आपको सारे चाइनीज ड्रामाज पता होंगे, एंड आपको सारे होंगे। तो जब मुझे कोई बोलता है ना कि यार मेरे को तो, हमने तो सारे चाइनीज या कोरियन ड्रामा देख लिए, तो आई मार्क देम, आई सेड ओके, सो यू हैव एडिक्शन प्रॉब्लम्स, यू अंडरस्टैंड? आई विल मार्क यू, एंड व्हाई डू यू हैव एडिक्शन प्रॉब्लम?
Most probably it is because of these stages. Understood? हाँ? So हम लोग क्या करते हैं, एडिक्शन से निकालने की कोशिश करते हैं, बट एडिक्शन इज सूदिंग देम. सूदिंग का मतलब समझ में आया ना? जब मेरे को भी एग्जाम्स होती थी ना, तो मेरे को एग्जाम्स की बड़ी टेंशन होती थी, बड़ी टेंशन, मतलब ऐसी टेंशन कि मैं बता नहीं सकती थी. तो बीच में तो 2-3 साल ऐसा रहा कि मेरी तबीयत तक खराब, मतलब लिटरली आई यूज्ड टू हैव बॉडीली मैनिफेस्टेशन, मतलब बुखार तक चढ़ जाता था, इतनी हालत खराब हो जाती थी. तो एग्जाम के दिनों में मैं क्या करती थी, अभी नाश्ता किया है, वापस आधे घंटे बाद मम्मी भूख लगी है, अभी मैंने आधे घंटे पहले नाश्ता किया था, बट आई एम हंग्री अगेन. फिर कुछ मम्मी खाने को देती है, फिर आधे घंटे बाद मम्मी फिर और भूख लगी है. अब आप बोलोगे आधे घंटे बाद कैसे भूख लग सकती है? बिकॉज दैट my overeating when I'm stressful, right, that is my addiction. You understand? That is overeating. कोई undereating करता है, right? So all these things जो ज्यादा खाते हैं, कम खाते हैं, किसी को मीठा चाहिए, मुझे मिठाई चाहिए, मुझे मिठाई चाहिए, दाढ़ी. So it soothes their nerves, मतलब उनके nervous system को soothe करता है. All these addiction problems soothes their nerve. तो मैं यदि ज्यादा खाती हूँ, that is also because of anxiety. Are you clear? बट क्या होता है एग्जाम के दिनों में, कितने दिन एग्जाम चलता है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, बाद में खत्म हो जाता है ना. तो मैंने कितने दिन ज्यादा खाया, 2 हफ्ते, तो ठीक है. बट यदि 2 हफ्ते बाद स्ट्रेस कम नहीं हुआ और 1 साल तक चला, सोचो मैं 1 साल तक पूरा ज्यादा खाऊंगी, फिर मेरे को कौन सी प्रॉब्लम्स चालू हो जाएंगी, अरे यार मैं मोटी हूँ, मुझे पतले होना है, और मैं पतले नहीं हो पा रही. हमको लगता है ये मोटापे का प्रॉब्लम है. डू वी इवन थिंक दैट इट इज बेसिकली एंजाइटी प्रॉब्लम? Why do we have an anxiety problem? Because our endocrine system is not functioning well. हम endocrine system को यदि reboot करेंगे ना, right? We never go to the back. I'm talking about steps. Okay? So ऐसे लोगों को जिनको anxiety है, ज्यादा anxiety होती है ना, यार एक चाय, बढ़िया चाय बना दे, ऑफिस से आएंगे चाय बना दे, right? फिर रोज चाय बीवी बनाती है और वो वैसी ही बनाती है, फिर भी स्पेशल राय नहीं यार, आज ना इलायची ज्यादा डालना, आज है ना ये ज्यादा डालना. क्यों दे रहे हैं? बिकॉज दे वांट कि बेस्टम बेस्ट दो, बस मुझे कुछ दे, वो बेस्टम बेस्ट मिल जाएगी, मुझे अच्छा लगेगा. दैट इज व्हाट द थिंग इज. ओके, सो आपको ये 3 स्टेजेस वाला ये जो मैंने गैस मॉडल दिया है ना, जिससे आपके पूरे बॉडी का सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, तो आपको क्या लग रहा है मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है, पर ये मस्कुलर प्रॉब्लम नहीं है, ये हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है. वेयर डिड इट ओरिजिनेट? एंडोक्राइन सिस्टम. हाँ, ये मैंने मॉडल आपको जो दिया है ना, ये आज की ये फिजियोलॉजिकल मॉडल है. फिजियोलॉजिकल मतलब ये सिर्फ बॉडी को अफेक्ट करता है, इसमें इमोशनल साइकोलॉजिकल में नहीं, क्योंकि ये डॉक्टर ने बनाया. ये मैं बार बार आपको बोलती, फिजियोलॉजी मतलब ये बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं. कभी हमने सोचा है कि ये सारी जो केमिकल के प्रॉब्लम्स हैं, डू वी एवर गो बैक टू द ओरिजिनल प्रॉब्लम? डू वी एवर थिंक? एंजाइटी का समझ में आ रहा है ना? और जो आदमी 3rd स्टेज में होता है ना, जिसको ये सब बीमारियां आती है, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे और डॉक्टर को बोलोगे मेरा पेट में ना हमेशा गैस रहती है, एसिडिटी रहती है, तो डॉक्टर क्या बोलेगा? आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम है. तो आप उसको क्या बोलोगे? नहीं, कोई टेंशन नहीं है, मेरे को तो कोई टेंशन ही नहीं है. हाँ, क्या बोलेगा वो आपको? एंजाइटी की प्रॉब्लम है. बोले कोई टेंशन ही नहीं है. यहाँ वो टेंशन नहीं है, क्योंकि तू ऑलरेडी 3rd स्टेज में आ चुकी है, वो प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है. जो प्रॉब्लम 2 साल पहले आई थी तेरे को, राइट, कोई स्ट्रेस आया होगा, पर तू उसमें 1st और 2nd स्टेज में से में ही रहना चाहिए था. तुम 3rd स्टेज में जा चुकी हो, व्हेन नाउ यू आर क्लिनिकली एंजाइटी प्रोन 24/7 विदाउट एनी रीजन. वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गई, जो बीमार पड़ा था वो आदमी ठीक भी हो गया, ठीक है, तो भी आपका बॉडी एंजाइटी प्रोन. फिर आप क्या बोलते? नहीं, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, घर में सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, पर बॉडी हैज ऑलरेडी एंटर्ड द 3rd स्टेज. आर यू क्लियर? आप ऑटो इम्यून डिजीज पे समटाइम्स आप जो बोल रहे हो वैसे बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं उस वजह से, लेकिन द पर्सन डजंट नो के एंजाइटी है. बट तो पूछो, द डॉक्टर सेज कि यू हैव एंजाइटी, बट दैट पर्सन सेज कि नहीं, मुझे तो कोई एंजाइटी नहीं है. हाउ डू यू रिकॉग्नाइज एंजाइटी? ये तो एक मेडिकल डॉक्टर ही बता पाएगा ना, राइट? ये तो एक साइकियाट्रिस्ट या एमबीबीएस जिसने 6-7 साल या 8 साल पढ़ाई की है. हम जैसे लोगों ने क्या पढ़ाई की? हम लोग तो उस फील्ड के भी नहीं है, राइट? हम लोगों ने बस थोड़ा सा पढ़ा है. तो शोभा जी, if they are diagnosing you as anxiety, right, please understand that you will be. आप बोलोगे मेरे को तो घर में कोई टेंशन ही नहीं है, Exactly. right? Yes. But you are already in the 3rd stage of exhaustion stage में क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम वैसे भी फेल हो चुका है. इसका मतलब तुम क्लिनिकली एंजाइटी प्रोन हो. क्लिनिकली एंजाइटी मतलब
तुम्हारे बॉडी विल कॉन्स्टेंटली डू एंजाइटी। वो पागल हो चुका है तुम्हारा बॉडी, वो एंजाइटी करता ही जाएगा, उसको कुछ ना कुछ मिलेगा ही, वो कुछ ना किस Yes. चीजों से करता ही रहेगा। अंडरस्टूड? तो वो But the थर्ड doctor फेज gives में you जाता है। medicine. But doctor तो फिर एलोपैथी मेडिसिन ही देंगे। देंगे, या मैं देखो मैं क्योर अभी नहीं बताऊंगी ना तो आपकी खिचड़ी बन जाएगी। लेट मी जस्ट गो इनटू मॉडल्स, क्योंकि ये एक मॉडल नहीं है, मेरे पास 50 मॉडल है। 50 मॉडल से यदि मैं एक या दो मॉडल्स आपको सिखा रही हूँ बेस्ट अकॉर्डिंग टू व्हाट इज, सी मैं बायोलॉजी में जा रही हूँ, मैं जैनिज्म पढ़ाने वाली बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ फॉर अ रीजन। देयर इज अ रीजन, आई विल कम टू दैट, बिकॉज आई मुझे देखो, यदि आपको यदि एंजाइटी है और डिप्रेशन है ना, और आप मेरे पास आते हो और बोलते हो मुझे जैन धर्म पढ़ा दो प्लीज, तो मैं, और यदि मुझे पता लग जाता है ना कि आप क्लिनिकली डिप्रेस्ड हो या क्लिनिकली एंजाइटी प्रोन हो, तो मैं आपको बोलूंगी भैया पहले उसका इलाज कर लो। क्यों इलाज करो? उस इलाज के साथ आप वो यदि इलाज नहीं करोगे ना, आप जैन धर्म नहीं पाल पाओगे, आप समाइके भी नहीं कर पाओगे। डिप्रेशन वाला आदमी जब बेड से उठ के ब्रश भी नहीं कर पाता है, नहीं उठा जाता है उससे, राइट, तो कैसे मैनेज करता है, कैसे वो पूरे दिन का अपने काम, बेसिक काम कर पाता है, उसको पूछो। आप उसको बोलो भैया उठ के समाइक कर ले, भैया वो तो उसकी लास्ट प्रायोरिटी है, उठ के पहले वो खाना भी नहीं खा रहा है डिप्रेशन वाला। सेम इज द केस इज एंजाइटी प्रोन, उसको इतना स्ट्रेस है 50 चीजों का, वो समाइक क्या खाप करेगा? समाइक में करेगा तो भी उसका ब्रेन जंप करेगा। अब मैं माला माला करेगा तो माला में दिमाग कहीं और जाएगा, राइट, फिर कुछ और करेगा फिर वहां दिमाग इधर उधर जाएगा, राइट, फिर समाइक में होगा तो उसको टेंशन होगी कि यार मेरा बच्चा आने वाला होगा, मुझे खाना बनाना है, वो समाइक के क्या ढंग से कर पाएगा। सो यदि धर्म भी करना है ना, तो आपको ये मेंटल हेल्थ इश्यूज होंगे ना, तो आप नहीं मैनेज कर पाओगे जैन धर्म ऑल्सो। मेरे पास एक स्टूडेंट आया, मुझे आपसे मोक्ष मार्ग सीखना है सर, वेरी गुड। तो मैंने कहा जस्ट टेल मी योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस सो दैट आई डोंट नो एनी, मतलब मुझे कुछ पता ही नहीं है तेरे बारे में, तो कुछ तो पता लगे ना तुमको क्या आता है क्या नहीं आता है। तो बातों बातों में उसने मुझे बोला मेरे को ये मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। मैंने कहा बेटा पहले इसका इलाज कर। कहता है आपसे, आपके पास मैं जैन धर्म सीखने आया हूँ ना, आप उसका क्यों बात कर रहे हो, वो मैं अलग से देखूंगा। मैंने कहा भाई मैं मोक्ष मार्ग पढ़ा ही नहीं पाऊंगी तेरे को, तू भी 2-3 क्लास में आएगा, मैक्सिमम 5 क्लास में आएगा, उसके बाद फिर से तेरे को एक अटैक आएगा किसी भी एंजाइटी का, डिप्रेशन का, तो वो आना बंद कर देगा, राइट। फिर कब आएगा? 5 साल के बाद, जब तेरी तबीयत बाहर ठीक होगी तब 5 साल के बाद आएगा। तो 5 साल के बाद मैं 5 क्लास और लूंगी और उसमें तेरे को लगता है मोक्ष मार्ग सिखा दूंगी तेरे को, राइट। मैंने कहा यू विल हैव टू फिक्स योर बॉडी। आप यदि धर्म कर रहे हो और आपको एंजाइटी और डिप्रेशन है ना, यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, तब जाके आप जैन धर्म कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। इसलिए मुझे ये सिखाना पड़ रहा है आपको कि प्लीज लर्न टू रिकग्नाइज कि ये सब आपके बॉडी के साथ हो रहा है। नहीं रिकग्नाइज करोगे तो क्या बाजा बजेगा, ठीक है शोभा जी? मैं अलग से क्लास में इसके सॉल्यूशंस भी दूंगी, पक्का मैं दूंगी, प्लीज हैव फेथ। पर आप क्यों हो रहा है आप समझने की कोशिश करो कि क्यों मेरे को एडिक्शन हो रहा है, क्यों मेरे को बॉडी में पेन्स आ रही हैं, इन्फ्लेमेशन आ रहा है, बॉडी पेन्स आ, देखो हाउ डू यू आइडेंटिफाई मेंटल हेल्थ इश्यूज। एक मेडिकल की किताब है जिसका नाम है DSM-5 करके, DSM, इतनी मोटी किताब है, ठीक है, हाँ। उसके अंदर हर बीमारियों के सिम्टम है, इतने सिम्टम्स हैं, मान लो एक बीमारी के 10 सिम्टम्स हैं, उसमें से 5 या 6 भी क्वालिफाई करते हैं ना, तो यू कैन बी कॉल्ड एज दैट प्रॉब्लम, इस तरह से क्वालिफिकेशंस होती है। आप बोलोगे व्हाट गिव्स यू एन अथॉरिटी टू टॉक ऑन दिस, आई विल टेल यू व्हाट, आई हैव डन माय मास्टर्स इन सोशल वर्क, ओके। मैं हमारे में ना एक मेडिकल सोशल वर्क, वी हैड 4 टर्म्स थे हमारे जब मैं मास्टर्स प्रोग्राम में, तो वन ऑफ द टर्म वाज मेडिकल सोशल वर्क में, मैंने पढ़ा था मेडिकल सोशल वर्क में। मैं साइकियाट्री डिपार्टमेंट ऑफ SSG हॉस्पिटल बड़ौदा में आई वाज प्लेस्ड इन अ साइकियाट्रिक वार्ड। मुझे पता है कि क्या हो रहा है, बट वी वर टॉट नॉट ओनली अबाउट साइकियाट्री, वी वर टॉक अबाउट द होल बॉडी, बिकॉज हमको भी बायोलॉजी और पूरा पढ़ाया जाता है, बिकॉज मेडिकल सोशल वर्क इज ऑल्सो अ फील्ड बाय इटसेल्फ, ओके। I know everything about the body, but I am not a doctor. I'm not a medical MBBS doctor. What am I? I'm a social worker. I'm a medical social worker also. But right? My daughter is studying psychology. So उससे मैंने लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ली, उसके साथ मैंने बैठ के we worked it out together और वो मैं आपको सिखा रही हूँ। Understood? Again, क्या साइकोलॉजिस्ट या पीपल लाइक मी कैन डायग्नोज एंजाइटी, कैन वी डायग्नोज डिप्रेशन? आंसर इज नो। हु कैन, हम लोग यदि इंटरवेंशन करते भी है ना, तो हम डॉक्टर का बोलेंगे यार, किस साइकियाट्रिस्ट ने या कोई डॉक्टर बोलते हैं ना जो
घर का डॉक्टर बोलते हैं ना, जिसको एमबीबीएस क्वालिफिकेशन वाला भी होता है ना, यदि उसने भी यदि लिख के प्रिस्क्रिप्शन दिया है कि हाँ यार तुमको एंजाइटी है, तुमको डिप्रेशन है, मैंने कहा हम उससे आगे बढ़ेंगे और तुमको हेल्प अलग तरीके से देंगे, बट वी नीड अ रिटन प्रिस्क्रिप्शन. व्हाई डू वी नीड अ रिटन प्रिस्क्रिप्शन? वी कैन नॉट पास अ जजमेंट. हमको नहीं समझ में आता है. ये जो जिन्होंने 10-10 साल पढ़ाई की होती है ना, ये उनको फिगर आउट होता है. हम लोग रफ अराउंड एस्टिमेशन मारते हैं. अंडरस्टूड? रफ अराउंड एस्टिमेशन और एग्जैक्ट एस्टिमेशन में बहुत फर्क आ जाता है. ओके, सो आप सोचो, आपको पेट का, आपकी एसिडिटी ठीक ही नहीं हो रही है, ठीक है, डॉक्टर क्या बोलता है? एंजाइटी है. आप मान लीजिए बोलता है, या आपको स्किन की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम के लिए आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर क्या बोलता है? आपको तो एंजाइटी की प्रॉब्लम है. अब बोलोगे साले तू स्किन का इलाज करना, साला मेरे को एंजाइटी कहाँ पे है? मेरे को कोई मेरे घर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन माय लाइफ, राइट? You will say that maybe that problem happened long ago, long, super long ago. Are you clear? हाँ, तब आप थर्ड स्टेज में गए और अभी तक आप थर्ड स्टेज में चल रहे हो, बिकॉज थर्ड स्टेज में भी बहुत लंबा टाइम आदमी रह सकता है. 20-20, 30-30 साल आप थर्ड स्टेज में रह रहे हो, राइट? जब तक मरोगे नहीं तब तक रहोगे उस स्टेज में. तो आपको क्या लगता है? मेरे को प्रॉब्लम ही नहीं है, मेरी तो लाइफ बहुत अच्छी है, मेरे पास तो पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, मेरे बच्चे ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट आई हैव एंजाइटी. व्हाई? बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एंटर्ड द थर्ड स्टेज. उसमें बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम फेलियर हो जाता है. आर वी वेरी क्लियर? किसी को इस पे सवाल करना है तो पूछिए. मेरा ये वाला जो मॉडल है, गैस मॉडल, इस पे मैंने एंजाइटी का मॉडल बताया, एंजाइटी का, डिप्रेशन का नहीं बताया. बट इस पे मैंने आपको क्या बताया है कि ये एंजाइटी आपके पूरे बॉडी के सिस्टम्स को कोलैप्स करता है. ठीक है, सारे सिस्टम्स खराब होते हैं. और एंडोक्राइन सिस्टम्स यदि खराब होता है और सारे सिस्टम खराब होते हैं, तो हमको इलाज किसका करना है? एंडोक्राइन सिस्टम को हील करना चाहिए ना हमको, राइट? बट हम एंडोक्राइन सिस्टम को हील नहीं कर रहे हैं, राइट? हम क्या कर रहे हैं? कार्डियो सिस्टम को या डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक कर रहे हैं. तो मेरे को गैस की प्रॉब्लम है या स्किन की प्रॉब्लम है, तो मैं स्किन की प्रॉब्लम ठीक कर रही हूँ, गैस की प्रॉब्लम ठीक कर रही हूँ, तो मैं ठीक हो जाऊंगी क्या? क्यों नहीं होंगी? क्योंकि it was never a digestive problem, it was a endocrine system problem, it was an anxiety problem to originate with. Are you clear? हाँ, go back to the root cause, go back to the root cause. आप बोलोगे हार्ट की प्रॉब्लम है या एसिडिटी की प्रॉब्लम है या स्किन की प्रॉब्लम है और मैं एंडोक्राइन सिस्टम को हील करूं. यदि ऐसा होता है, व्हाई नॉट? इफ द डॉक्टर इज सेइंग तुमको एंजाइटी है तो तुमको ये करना पड़ेगा. आर वी क्लियर देयर? हाँ, अभी तुमको नहीं ये सब पहली बार सुना है? आप में से किसी ने ये जो मैंने गैस मॉडल दिया, किसी ने पहली बार सुना था? किसी ने सुना हुआ है? चंचल जी? ठीक है, डीपली नहीं सुना हुआ है. हाँ, ठीक है, डीपली नहीं सुना है. तो एनीवे मैंने आपको बोला है ना कि ये डॉक्टर्स का विषय है. तो आप बोलोगे कि व्हाई आर यू टेलिंग मी? बिकॉज आई नो ऑल दिस थिंग्स, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. बिकॉज मुझे पता है ये लेमैन को पता ही नहीं होता है. बिकॉज आई एम फ्रॉम द फील्ड ऑफ mental health issues. Because I studied mental health issues as my master's program, right? तो उसमें पूरा एकेडमिकली पढ़ाया जाता है हमको, पूरा एकेडमिकली. मेरे पास नोट्स के नोट्स हैं ऑन ऑल द मेंटल हेल्थ इश्यूज. मेरे सामने एसएसजी हॉस्पिटल वाज अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन बड़ौदा, जहाँ पे आई वाज 6 months पेज. मैंने पेशेंट्स देखे हैं, राइट? और ऐसे गंदे गंदे केसेस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, आई मीन डोंट आस्क मी. और मुझे पता है उनको किस तरह से दिया जाता था. ठीक है, so I have studied that. Plus I have got lot of inputs from my daughter who's into psychology. तो psychology वाले भी तो यही कर रहे हैं ना, mental health issues is a part of psychology. तो वो लोग भी, उनके पास भी, my daughter has this DSM-5 book, right? So मैंने उसको बोला यार वो पूरा भेज देना मुझे, वो anxiety, depression का पूरा वो, you can just scan. अच्छा, ये वाले factors हैं. सोचो, body pain से arthritic pain है तुमको, और उसका ओरिजिनेशन क्या बोला जा रहा है? फियर. उसको क्या बोला जा रहा है? एंजाइटी. आर्थराइटिक पेन इज बिकॉज ऑफ एंजाइटी. सोचो, हाँ. सो इफ आई क्योर माई एंजाइटी, आई क्योर माई आर्थराइटिक पेन. अंडरस्टूड? देयर इज नो कनेक्शन. आप बोलोगे बॉडी पेन्स है यार, मेरे को जोड़ दर्द कर रहे हैं, राइट? सो व्हाट इज, आई एम जस्ट गिविंग यू वन मॉडल. और ये आज की डेट में वेरी वेल एक्सेप्टेड मॉडल बाय नॉट ओनली एलोपैथिक डॉक्टर्स बट अदर एलाइड, मतलब ऑल्टरनेटिव हीलिंग मेथड्स भी ये मॉडल को एक्सेप्ट कर रहा है. ठीक है, आपने कई बार डॉक्टर्स को बोलते हुए सुना है, ओ यू आर ऑलरेडी इन फाइट एंड फ्लाइट मोड. यू अंडरस्टैंड? कभी सुना है? कभी नहीं सुना है? ओके, ठीक है. So, आपके डॉक्टर्स ये भाषा नहीं बोलते हैं. ठीक है. सो
मेरा ये एंजाइटी का एक मॉडल मैंने बताया, ये से एक मॉडल नहीं है, 50 मॉडल है, याद रखना। ये एक मॉडल आपको किसी वजह से मैंने सिखाया है, क्योंकि ये मोस्टली वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है। आर वी वेरी क्लियर? हाँ, डिप्रेशन पे जाना है। डिप्रेशन के बायोलॉजी, ये जो मैंने पढ़ाया है ये बायोलॉजी के एंगल से पढ़ाया है। हाँ, डू यू वांट टू अंडरस्टैंड द डिप्रेशन का मॉडल्स? डू यू वांट टू डू दैट? आज की बायोलॉजी क्या बोलती है? तो मैं आज की बायोलॉजी डिप्रेशन के बारे में क्या बोलती है, जो भी थियोरीज हैं कि क्यों ओरिजिनेट किया, दे आर ऑल थियोरीज। मैंने बताया ना, मैं 5-6 थियोरीज बता दूंगी, उनमें से कुछ भी इफेक्ट कर सकती है। आई डोंट नो विच इज इफेक्टिव, ओके, बट द मोस्ट पॉपुलर थियोरीज बता रही हूँ, प्लीज लिख लीजिए सो दैट यू कैन क्रॉस चेक। ये फील्ड में ना खुद इलाज मत करना, क्योंकि नीम हतीम खतरे जान है, मतलब लिटरली do not try to self medicate, but at least you know the origination of the problem, okay, so you know what to work on, okay। डिप्रेशन के अंदर 5-6 थियोरीज आती है। वन ऑफ द थियोरीज इज देयर इज अ लॉट ऑफ लैक ऑफ थिंग्स इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में कई चीजों की कमी हो जाती है। किन चीजों की कमी हो जाती है? उसको बोलते हैं लैक ऑफ व्हाट ऑल थिंग्स। तो मैं आपको लिस्ट बताती हूँ, ये चीजों की कमी की वजह से डिप्रेशन आ सकता है। जब डिप्रेशन आता है ना, तो आपको कोई भी साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर्स क्यों बोलेंगे, क्या क्या करने को बोलेंगे? पहले तो बॉडी में, खासकर ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी होती है, बॉडी में भी और सब में। तो आपको एक्सरसाइज पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, डू एक्सरसाइजेस। डिप्रेशन इज अ लॉट टू डू विद ऑक्सीजन लेवल्स इन द बॉडी, सो एक्सरसाइज इज अ मस्ट, ओके। नेक्स्ट थिंग इज, बहुत सारे केमिकल्स की प्रॉब्लम आ जाती है। द फर्स्ट इज D3। आप गूगल करो D3, जो सूर्य से मिलती है, मतलब सन के अंदर मैं बैठती हूँ ना, तो मुझे D3 मिलता है, और वो D3 की वजह से मैं मेरे को डिप्रेशन से मैं बच सकती हूँ। बट हम लोग एसी में रहने वाले, और गर्मी का लेवल इतने बढ़ जाते हैं, हम तो भैया सर्दी में निकलते, गर्मी में निकलते ही नहीं है भैया। इस सन में ये हमारे घर एसी है, हमारी कार एसी है, हमारे काम करने वाली जगह एसी है, मार्केट भी एसी है। तो हम सन हमको कब मिलेगा? तो हम D3 की दवाइयां फाकते रहते हैं, खाते हैं ना D3 की, राइट। कम है, अरे बड़ा कम है, चलो D3 याद रखो। डी सिर्फ सन D3 के अंदर भी बहुत मिलियंस ऑफ केमिकल्स हैं। हमने उसमें से 2-3 स्ट्रैंड को रिकॉग्नाइज किया है बायोलॉजी में, और वो D3 हम खाते हैं ना, सिर्फ 2-3-4 स्ट्रैंड ही बढ़ते हैं, पर जो सन से जो ओवरऑल इंप्रूवमेंट होनी चाहिए ना, वो हमको नहीं मिलता है। इसलिए सनलाइट में जाना बहुत जरूरी है। आप बोलोगे यार गर्मी में तो मर जाते हैं, यस, इसीलिए अर्ली मॉर्निंग में ना, वो आधा 1 घंटा गर्मी में भी यदि आपको डिप्रेशन लेवल पे है, तो वो आधा 1 घंटा भी बैठ जाओ। आपने कभी देखा है कि एक बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है और उसको पीलिया हो गया है, ऐसे बोलते हैं ना, जॉन्डिस हो गया है, बच्चा अभी पैदा हुआ है और पीलिया हो गया है, क्योंकि वो बच्चा पीला पीला पड़ता है, ऐसा आपने देखा है? उसका बेस्ट इलाज क्या है? उस बच्चे को सन में रख दो। तो सन कौन सा आप देते हो? आप उसको सुबह सुबह का जो सन होता है ना, तो बच्चे को एक वो जो सुबह सुबह का सन है, चाहे वो गर्मी हो सर्दी हो, आप ये नहीं देखते, पर बच्चे को सन में रखते हो, तो 2-3 दिन के अंदर उसका पूरा जॉन्डिस ठीक हो जाता है। आपको अच्छा लगेगा, आप आपके बच्चे को इतनी सारी दवाइयां डाल के जॉन्डिस ठीक करो। देखो, कभी कभी सुना है आपने बच्चे को पैदा होते ही जॉन्डिस हुआ है? कभी सुना होगा आपने नाम, राइट। धूप में रखने से उसका उसका पूरा जॉन्डिस ठीक हो जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑल द टाइम। लेट डॉक्टर्स डिसाइड, ओके। मैंने बताया ना कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टर के पास जाओ। मैं आपको मोस्ट ऑफ द टाइम इलाज, ये बोलते हैं ना, बहुलता की अपेक्षा जो बता रही है, ये सब हो रहा है। सो देर इज नो सब्सिट्यूट फॉर सनलाइट, कुछ नहीं है ना। तो विंटर में तो प्लीज 1-2 घंटे बैठो। आप बोलोगे कहाँ पे टाइम है धूप में बैठने का? अरे समय पचक के कहीं तो धूप आती होगी ना, वहां पचक के बैठ जाओ यार, ठीक है। उसको अतापना तो नहीं बोल पाओगे, फायदा तो तुम्हारा ही है, बट पचक के बैठ जाओ सीरियसली। विंटर में तो 2-3 महीना लिया होगा ना, तो भी वो बॉडी में रह जाएगा। बट प्लीज, आपने यदि 1-2 साल यदि आप सनलाइट के, मैंने बताया ना, हम लोग एसी में रहने वाले लोग हैं, हमको ये D3 की प्रॉब्लम क्यों आ रही है? बिकॉज यू आर नॉट एक्सपोज टू सन। आर वी क्लियर? विंटर में बैठना, अभी विंटर का टाइम चालू हो गया है,
रोज सुबह 1-2 समय बच्चों को, जहां पे भी लाइट आ रही है, जहां पे भी सनलाइट आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट है, बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी हो जाती है, विटामिन B12, ओके। बहुत सारे विटामिन होते हैं बॉडी के अंदर, उसमें B12 की कमी जब होती है, ये सारे वेजिटेरियंस को होती है, आपको भी आई एम श्योर होती होगी। अब इसको कैसे कंपनसेट करो मुझे नहीं पता, तो क्योंकि मेरे को भी नहीं पता है कैसे कंपनसेट, मैं भी दवाइयां खाती हूँ B12 की, मैं भी रोज एक दवाई खाती हूँ, ठीक है। वो न्यूरोकाइन ओडी मैं रोज एक लेती हूँ, आई डोंट नो, इट्स लेस, खाते रहो, बट आई डोंट नो द नेचुरल वे ऑफ गेटिंग इट। बोलते हैं कि तुम फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाओ, आई एम ईटिंग अ लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फिर भी मेरा लो जाता है, इसका मतलब मुझे दवाई खानी पड़ेगी, सो उसको भी आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, ठीक है। एक और चीज है जिसको बोलते हैं ओमेगास, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगाज, ऐसे कुछ ना कुछ ओमेगाज होते हैं, ठीक है। बॉडी नीड्स ओमेगाज, ये फैट्स होते हैं, क्योंकि ब्रेन इज मेड अप ऑफ फैट्स, ओके। तो जब बॉडी ब्रेन को फैट्स नहीं मिलते हैं ये ओमेगाज वाले, तो होते हैं, आप बोलोगे इसके कैप्सूल्स जो होते हैं ना, ये कॉड लीवर ऑयल से बनते हैं। कॉड लीवर मतलब एक मछली होता है, उसके लीवर में से बनती है। तो हम तो वेजिटेरियन है, तो हम कैसे करें? सो 3 तरह के सीड्स आते हैं, सब्जा सीड्स, चिया सीड्स और फ्लेक्स सीड्स। नाम सुना है आपने इसका? आई हैव, दैट्स व्हाई आई नो दैट। मैं रोज रात को ना 1 चम्मच, सिर्फ 1 टीस्पून सब्जा सीड्स मैं रात को भिगो देती हूँ, ओके। रोज सुबह उठ के सबसे पहले वो सब्जा सीड्स एक जेली फॉर्म कर देता है, जेली मतलब ऑलमोस्ट लाइक 4 टाइम्स वो बढ़ जाता है, और वो जेली को खा लो और उस पर 2-3 ग्लास पानी पी लो, और इसके बाद आधा घंटा कुछ मत खाओ पियो, नथिंग। सो इट हेल्प्स आउट इन द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑल्सो। ये सब्जा सीड्स जो है ना, ये तुलसी, एक तरह का, इसको बेसिल सीड्स बोलते हैं, बेसिल तुलसी का सीड्स है सब्जा, ठीक है। ये डाइजेस्टिव ट्रैक में भी हेल्प करता है, पर इसमें भी ओमेगाज और ये सब चीजें हैं। और सुबह उठ के इसके बाद मेरा ब्रेकफास्ट में मैं कुछ भी फ्रूट लेती हूँ ना, कोई भी उस टाइम लोकल फ्रूट्स लो और सीजनल फ्रूट लो, हाई फाई फ्रूट्स नहीं लेने की, मतलब हाई फाई नहीं, लोकल सस्ते जो अवेलेबल हैं, जैसे सीजनल, जैसे अभी तरबूज खाने की जरूरत नहीं है, अभी जो एप्पल आ रहा है, अभी ऑरेंज वहां पे जो भी लोकल फ्रूट आ रहा होता है ना, अभी गाजर आई हुई है तो मैं गाजर भी काट लेती हूँ, उसमें मैं 1 टीस्पून, कौन कौन 1 टीस्पून में चिया सीड्स डालती हूँ और 1 टीस्पून में फ्लेक्स सीड्स डालती हूँ, राइट। और उसको मैं ऐसे ही चबाती हूँ, क्योंकि फ्रूट्स चबते हैं तो वो भी चब जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आप फ्लेक्स सीड खा नहीं सकते, फ्लेक्स सीड का आटा पहले रोटी में डालो, जलेगा तो फ्लेक्स सीड्स के न्यूट्रिशन खत्म हो जाते हैं, उसको पीस के रखोगे तो भी उसके न्यूट्रिशन खत्म हो जाते हैं। तो करो तो क्या करो, मुंह में डालना है आपको डायरेक्टली, और मुंह में इतना टेस्ट नहीं आता, तो फ्रूट्स के ऊपर ये दोनों सीड्स में डालते, इट्स वेरी इजी। फ्रूट्स, माय हस्बैंड डजंट लाइक एनी अदर फ्रूट, को एप्पल, बस एक एप्पल लेता है, उसके ऊपर मैं दोनों 1-1 चम्मच डाल देती हूँ, फ्लेक्स सीड्स और चिया सीड्स, राइट। वो चबाया जाता है, चब जाता है, पेट में ओमेगाज चला जाता है, यार ओमेगाज इज वेल टेकन केयर ऑफ। तो जो काम करना है ना कर ले, मैं आधे घंटे में तेरे पास आ रही हूँ, ठीक है। तो जो तेरे को समझ में आता है कपड़े का काम भी कर ले, हाँ। सो आई डू दिस थिंग्स दैट टेक्स केयर ऑफ माई ओमेगाज, ओके। हाँ, स्लीप is another thing. If you lack sleep in your life, sleep का मतलब literally you need 8 hours of sleep. कहीं ये एवरेज है, लोग क्या बोलते हैं, हम तो 6 घंटे ही, हम तो एक्शन में हैं। भैया क्यों कर रहे हो 6? यदि 8 घंटे सो सकते हो तो सो जाओ ना, इट्स अ गुड थिंग। मोक्ष मार्ग इसका ऑपोजिट बोलता है, पर याद रखना, तुम कोशिश मत करना, मारा सा प्रैक्टिस करते हैं लेस स्लीपिंग की, तुम मत करना, ठीक है। सो इफ यू डोंट हैव इनफ स्लीप ऑल्सो, then also body can go into depression. Are we clear? ठीक है। सो लैक ऑफ सो मेनी थिंग्स मैंने लिस्ट डाउन कराई है ना आपको, हाँ, सनशाइन से लेके ओमेगा से लेके विटामिन से है। अच्छा, एक और चीज ओमेगा 3 है, वॉलनट में भी है, सीड्स जो बोलते हैं ना, सीड्स, वॉलनट्स एंड ये सब चीजें भी में भी ओमेगा है, और ये ओमेगाज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटल हेल्थ। एक और चीजें बहुत अच्छी है बॉडी के लिए, वो है कोकोनट। रोज यदि कोकोनट अपनी डाइट में जा सके ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी एक, हमारे लाइक वन ऑफ माय वेरी क्लोज फ्रेंड्स इज अ मल्लू, मतलब दे आर फ्रॉम केरला, राइट।
और केरला में ना एक चीज है, दैट फ्रेंड ऑफ माइन ना वुड हैव वन कोकोनट, पूरा एक दिन में एक कोकोनट उसका खत्म होता है, वो हर चीज के ऊपर डालती, हर चीज के अंदर डालती, वो हर चीज में डालती। तो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा यार, एंड शी वाज अ फैंटास्टिक कुक। सो मैं क्या करती हूँ, अभी कोकोनट आई यूज अ लॉट। मैं एक कोकोनट तो यूज नहीं कर लेती हूँ, बट आई ईट ऑलमोस्ट अ लॉट ऑफ कोकोनट इन माई डाइट। कोकोनट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर मेंटल हेल्थ इश्यूज, कोकोनट। ठीक है, ओके। सो दिस इज वन ऑफ द थियरीज ऑफ डिप्रेशन, कि हमारे बॉडी में ये सब लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ वाटर, वाटर तो मैंने बोला ही नहीं, लैक ऑफ वाटर से भी डिप्रेशन होता है। ठीक है, सो ये ऐसे 50 चीजें हैं जिसके लैक ऑफ इनसे डिप्रेशन होता है। आर वी वेरी क्लियर? So please ensure that you are well taken care of in these matters. Done? Now there is another theory to depression. ठीक है, वो थियरीज, एक और थियरी, ये थियरी अलग है, ये एक और स्टैंड अलोन थियरी है। ठीक है, दोनों को मिक्स मत करना, अलग अलग थियरी। वो थियरी है when your body is too acidic, when your body is too acidic, a lot of बीमारी happens and depression is one of them. Your body is acid. How do you know your body is acidic? मैंने आपको बताया ना, if you have inflammation in the body, body में बहुत दर्दें होती हैं, इसका मतलब inflammation है। inflammation क्यों है? Because your body is too alkaline. Body is too acidic. How do you know your body is acidic? मैं आपको बताती हूँ। हम चाय पीते हैं ना, मजेदार, क्यों? अरे हर इंडियन चाय पीता है, राइट? हर साउथ इंडियन कॉफी पीता है। That makes our body acidic, राइट? तो आपको एसिडिटी होती है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, यार चाय कॉफी बंद करो, हम बड़े दुखी होते हैं, सारा ये भी ले लिया हमसे, राइट? लॉट ऑफ थिंग्स मेक्स आवर बॉडी एसिडिक, ओके? पेट में एसिड की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, बट पेट के आगे, मतलब जैसे ये स्टमक है, स्टमक के बाद जो ट्रैक होता है ना, डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर आगे का, मतलब जो आगे खाना जाता है, वो पूरा एल्कलाइन बेस्ड होता है। इसका मतलब पेट में से जब खाना निकल के ट्रैक में, मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक में जाता है ना, आगे के ट्रैक में, वहां पे बॉडी एल्कलाइन चीज डालता है कि वो एसिड खत्म होके बॉडी आगे खाना एल्कलाइन कंडीशन में जाता है। ठीक है, तो बॉडी कैसे अल्कलाइन करता है? कैल्शियम डालता है, कैल्शियम समथिंग डालता है, आई डोंट नो विच कैल्शियम। ठीक है, और ये नॉर्मल प्रोसेस है। बट होता क्या है कि यदि बॉडी इतना ज्यादा एसिडिक है कि अभी खाना खाया और एसिडिटी 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 रहता है, तो बॉडी को कितना कैल्शियम डाल फेंकना पड़ता है। देखो मैंने आपको बताया ना, एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है, बैलेंस करता है, वो कितना कैल्शियम डालेगा। अब बॉडी में कैल्शियम ही नहीं है तो वो कहाँ से डालेगा? वो आपके बोन से खींचेगा कैल्शियम और बॉडी को एल्कलाइन बनाने की कोशिश करेगा। इसलिए जिसको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है ना, उसको आगे जाके बोन की वीकनेस आती है। बोन होते हैं ना वो जिसको सॉफ्ट बोन्स बोलते हैं, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस भी बोलते हैं, या बोन सॉफ्ट बोन्स होते हैं, या आजकल घुटने के दर्द होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज योर बॉडी वाज टू एसिडिक। व्हाई डिडंट यू नोटिस दैट? क्योंकि बॉडी एसिड को कंपनसेट करने के लिए जो भी कैल्शियम समथिंग डालता है ना, वो कहाँ से निकालेगा? निकालेगा तो बोन से निकालेगा। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम आता है। इसलिए एक लेवल पे ही एसिडिक रहने देना चाहिए, बॉडी को एल्कलाइन बनाओ। आप बोलोगे बॉडी को एल्कलाइन कैसे बनाया जाता है, राइट? जितने भी रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं ना हम, उससे बॉडी एल्कलाइन बनता है। रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जितने भी हम नट्स खाते हैं, नट्स का मतलब होता है आलमंड्स खाते हैं, जिसको बादाम बोलते हैं। हम वॉलनट्स खाते हैं रोज, 5-5 गिरियां तो सभी लोग खाते फिरते रहते हैं ना आजकल। ये सारे जितने भी सीड्स हैं, आजकल तो बहुत सारे सीड्स निकले हुए हैं, ये जितने भी सीड्स और नट्स है ना, दे विल मेक योर बॉडी अल्कलाइन। What will make your body acidic? Anybody? What will make your body acidic? मिठाई खाओ, anything with चीनी, anything with चीनी, राइट? तो मिठाई खा लो, मिठाई खाई तो पेट को उसको डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा एसिड भेजना पड़ता है ना, इसलिए एसिडिक हो जाता है। दूध, दूध को डाइजेस्ट करना सबसे डिफिकल्ट जॉब होता है। इसीलिए जब आपको बुखार में आप दूध पीते हो तो आपको वॉमिट क्यों आ जाती है? बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। दूध इज द वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट।
मिल्क। इसलिए जब आप दूध पीते हो तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा एसिड भेजना पड़ता है, राइट? उससे भी एसिड होता है। तो आप दूध पियो, मजा प्रॉब्लम नहीं है, पर दूध की जब चाय पीते हो, दूध का जब कॉफी पीते हो ना, that is when the most mess up of acidic things happen. जितने चाय वाले होंगे ना बोलेंगे you can't take that away from us, right? Find a substitute, find another nasha यार, find a better nasha. ठीक है? हमको क्या लगता है यार, चाय कॉफी, you are affecting your बुढ़ापे का तुम्हारा बाजा बजेगा, बोन्स की तो धज्जियां उड़ जाएगी तुम्हारी, because you're making your body very acidic, okay? और याद रखना, एसिडिक बॉडी में ही कैंसर्स होते हैं, एसिडिक बॉडी में ही स्किन डिजीजेस होते हैं, मतलब सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं दे आर इन द एसिड एनवायरनमेंट, रिमेंबर दैट, ओके? सो चाय, कॉफी, शुगर्स, दे आर वेरी बैड फॉर योर बॉडी, ओके? और दूध वाली चाय, कॉफी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अदर चाय, ठीक है? एनीवे, so one of the theories is the solution is make your body alkaline, मतलब your body is too acidic, that's why depression is also a chemical process in the brain, and that chemical process is जो है वो depression वाला जो chemical process है ना, वो endocrine system failure क्यों होता है? Because your body is too acidic. Are we clear? This is another theory. This is a theory. मेरा काम है theories देना, मेरा काम नहीं है justify करना। भैया ये मोक्ष मार्ग से नहीं, मैं आगम से नहीं निकाल रही, मॉडर्न साइंसेस वाले क्वेश्चन मार्क रहेगा और ये थियरीज विल कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है? मैं रफ अराउंड एस्टिमेशन दे रही हूँ। एक और थियरी है डिप्रेशन की, एक और थियरी भी है विच इज वेरी दिस थिंग, कि जब हम हाई में होते हैं, हाई मतलब जब हम खुश होते हैं, राइट? तो बॉडी क्या करता है? इक्विलिब्रियम लाने के लिए सैड हार्मोन भेजता है। क्यों भेजता है? हमको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। तो जब भी हमको हाई मिलता है ना, हमारा बॉडी सैड हार्मोन भेजता है हमको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। सोचो किन किन वजहों से हमको हाई मिलता है। हाई मतलब एक हैप्पीनेस मिलती है। हम जब चीनी खाते हैं हमको हाई मिलती है, मिठाई खाते हैं तो बड़ी खुशी होती है, हाँ? चाय पीते हैं तो बड़ी खुशी होती है ना? कॉफी पीते हैं तो आप, यदि मैं आपको कॉफी दूं तो आप क्या बोलोगे? यार थैंक यू यार, राइट? जिसको नशा है ना चाय का और कॉफी का, वो थैंक यू देता है कि नहीं देता है? खाना खा के भी वो थैंक यू नहीं देगा इतना जितना चाय कॉफी के लिए देगा, राइट? इट्स एन एडिक्शन, इट गिव्स यू अ हाई, यू अंडरस्टैंड दैट हैप्पीनेस। देखो एक एडिक्शन पहचानना है ना, कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि सामने वाला आदमी को ये एडिक्शन है? हाउ डू यू नो इट इज थिंग? एक तरह की हैप्पीनेस आती है, यू अंडरस्टैंड? स्मोक करने वाला कैसे करता है, उसको भी पता है ये स्मोक है, उसको भी पता है ये पोल्यूशन है, राइट? फिर भी एक तरह की एक हैप्पीनेस आती है। चाय पी के भी आपको एक हैप्पीनेस आती है, इवन तो आपको एसिडिटी है फिर भी आपको एक हैप्पीनेस आती है, राइट? दारू पी के भी वो आती है, फेसबुक करके भी आती है, फेसबुक करके भी आती है, कपिल शर्मा के शो देख के भी आती है, राइट? आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एडिक्शंस, ओके? हाँ, एनीथिंग जिसके बाद एक हैप्पीनेस आती है, एक तरह की दिस फेशियल एक्सप्रेशंस आते हैं, हैप्पीनेस आती है, most probably it's addiction. This is how we identify as a counselors, as आजकल I'm also like in the night I have got this habit of surfing on the Facebook and all. So I maybe आधा घंटा कर लेती हूँ, but then I feel bad afterwards. बैड फील करने से नहीं है, आप आधे घंटे को रोक भी नहीं पाओगे, और ये जब एंजाइटी बढ़ जाएगी ना तो आप आधे घंटे का 1 घंटा हो जाएगा, फिर ये 4 घंटे भी हो सकते हैं। चिंता मत करो, योर लाइफ विल बिकम मोबाइल, डोंट वरी, ये स्टेज भी आएगी। नहीं, कंट्रोल योर एंजाइटी, आज से बंद कर देंगे। ठीक है, बट यू आर स्टिल नॉट गोइंग टू द रूट कॉज। आप एडिक्शन बंद करोगे ना तो कोई और एडिक्शन मिल जाएगा, क्योंकि याद रखना एंजाइटी को सूद करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। जैसे मैं एक्स्ट्रा खाती हूँ, आप एक्स्ट्रा मोबाइल करते हो, कोई एक्स्ट्रा टीवी देखता है, कोई एक्स्ट्रा चाय पीता है, राइट? व्हाट आर वी डूइंग? जस्ट सूदिंग आवर नर्व्स, यू अंडरस्टैंड? मैं एग्जाम के दिनों में जो खाती हूँ मुझे पता है, यू अंडरस्टैंड? हाँ, my mummy has a lot of things ready, exam hai bhaiya, she will need a lot of food, okay? I would gain 1 or 2 or 3 kgs exam के दिनों में, okay? So addiction could be anything, it would give me happiness. अभी breakfast करके आधे घंटे में कौन आदमी खा सकता है? एग्जाम के दिनों में मैं खा सकती हूँ। Are you clear?
बिकॉज इट इज द आउटकम इज एंजाइटी. आप बोल रहे हो मैं मोबाइल बंद कर दूंगी. यू आर नॉट सेइंग मैं एंजाइटी पे कॉन्सेंट्रेट करूंगी कि वेयर इज इट कम फ्रॉम. यू आर नॉट इवन गोइंग बैक. आई एम ट्राइंग टू टेक यू बैक टू द प्रॉब्लम, ओरिजिनल प्रॉब्लम, राइट. आई एम टेलिंग यू टू आइडेंटिफाई कि भैया तुम एडिक्शन इश्यूज क्यों है, क्योंकि भाई तेरे पास एंजाइटी है. हाँ, maybe you are already in the third stage and you are clinically anxiety prone. Understood? I am just trying to tell you the third theory of depression is कि जब जब मुझे हाई मिलती है, हाई का मतलब होता है like I'm happy, right? और ये जो हैप्पीनेस है ना, ये ट्रांजिटरी है. ट्रांजिटरी का मतलब क्या होता है, बहुत थोड़ी देर रहती है. आप चाय पीते हो तो कितनी देर खुशी रहती है? 5 मिनट खुशी रहती है ना. कॉफी में 10 मिनट खुशी रहती होगी. मोबाइल करके कितनी देर खुशी मिल जाती है? जितनी देर में उसमें हो, राइट. ड्रग्स, दारू पी के मुझे खुशी मिलती है कि नहीं मिलती है? दारू पीने वालों से पूछो, दे आर वेरी हैप्पी, लाइफ इज सुपर गुड, राइट. तू तो मेरा भाई है इज अ कांस्टेंट स्टेटमेंट, राइट. दारू पीने वालों का खुशी मिल रही है ना, राइट. इसको बोलते हैं ट्रांजिटरी हाइज. ट्रांजिटरी हाइज मतलब थोड़ी देर के लिए तुम बहुत हाई में हो, मतलब यू आर इन अ हैप्पी जोन. बट ट्रांजिटरी हाई में बॉडी कैसे परसीव करेगा इसको? कह रही है तो हाई में है, चलो सैड हार्मोन भेजो, इसको लो में भेजो, राइट. पर ये जो लो के जो वो हॉर्मोन्स भेजता है ना, ये आदमी बहुत लंबे टाइम तक लो में रहता है. हाई में तो आप 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, दारू का 12 घंटे रहे. तो दारू पीने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको दारू की ब्लूज होती है ना, वो जिसको बोलते हैं ना विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं ना. व्हाट आर विड्रॉल सिम्टम्स? नेक्स्ट डे मॉर्निंग में नहीं आता है सर घूम रहा है, ये हो रहा है. व्हाट आर दिस? दारू पीने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं. तो ये क्या है? दे आर बेसिकली द लोज, द लो क्रिएटेड बाय द बॉडी by these transitory high. Transitory high का मतलब समझ में आ गया ना? Sugar is also a transitory high. Caffeine, drugs, drinks, they're all transitory highs. जो भी ट्रांजिटरी हाई होंगे, अगेन इट विल बी फॉलोड बाय द लोज. लोज जो होंगे ना, लो मतलब यू विल गो डाउन. डाउन में विल स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड दैट कुड बी अ स्टेज ऑफ डिप्रेशन. अंडरस्टूड? ये तीन तीन थियोरी मैंने बताई है आपको. अंडरस्टूड डिप्रेशन की. But there could be million more theories of anxiety and depression. Are we clear? बट आपको डिप्रेशन में आपने एक चीज देखी, नोटिस की है कि ट्रांजिटरी हाई में भी अफेक्ट कौन हो रहा है? एंडोक्राइन सिस्टम अफेक्ट हो रहा है. आपने ये चीज नोटिस की है? क्योंकि वो केमिकल की प्रॉब्लम है, राइट. मेकिंग योर बॉडी एसिड से एल्कलाइन भी तो बैलेंसिंग ऑफ हॉर्मोन्स ही है ना, बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल्स ही है ना. who does the balancing of the chemicals and the hormones? Who does it? Endocrine system. So again it is an endocrine system failure. Understood? Lack of, मैंने बताया ना, आपकी नींद की कमी से लेके केमिकल्स, मतलब ऑक्सीजन की कमी, एक्सरसाइज की कमी, सनशाइन की कमी, इसकी वजह से D3 की कमी, B12 की कमी, ओमेगास की कमी, ये सब जो मैंने आपको जो बताया ना, आयरन की कमी की वजह से डिप्रेशन हो सकता है, बहुत सारी चीजें होती है, राइट. तो ये जो कमी होती है ना मेरे बॉडी के अंदर, वो भी तो केमिकल्स ही है ना. वो भी तो मेरे बॉडी में, ब्लड में केमिकल्स ही है ना. दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम. कहीं तरीके से वो बैलेंस आउट नहीं हो पा रहा है. गॉट इट? इससे हमको क्या सीखने को मिला आज? कि डिप्रेशन इज ऑल्सो एंडोक्राइन सिस्टम फेलियर, एंजाइटी इज ऑल्सो एन एंडोक्राइन सिस्टम फेलियर. ओरिजिनेशन इसका कहाँ पे है, समझ में आ रहा है? ऑल मेंट, मैं एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोल रही हूँ. all mental health problems are because of endocrine systems failure. Understood? हाँ, जिसको क्या बोलते हैं? hormonal problems. hormone balance नहीं हो पा रहे हैं. Are we clear? hormones का मतलब होता है chemicals. chemical balance नहीं हो पा रहे हैं, body chemical balance नहीं create कर पा रहा है. Are we very clear? हाँ, इसका मतलब मेरे को ठीक किसको करना है? भय मोहनिया और शोक मोहनिया के लिए मुझे एंडोक्राइन सिस्टम पे वर्क करना है. ठीक है. देखो, डिप्रेशन में तो एक और चीज भी अफेक्टेड होती है, जिसको क्या बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं,
नर्व्स का कुछ बोलते हैं ना, नर्व ट्रिगर्स होते हैं एनीवे। बट ये एंडोक्राइन सिस्टम्स इन्वॉल्व है, ये तो समझ में आ रहा है आपको। तो आज मैंने जो थियोरीज बताई ना, वो मॉडर्न डे साइंसेस से मैंने थियोरीज, जो बेस्ट थियोरीज आजकल थियोरीज हैं, वो बताई है, जो भय मोहिनी और शोक मोहिनी कर्म ट्रिगर करती है और अफेक्ट करती है, और वो आराम से हम हैंडल कर सकते हैं यदि हमको ये पता लगता है कि किस वजह से हो रहा है, क्योंकि हमको करना है। तो अगली क्लास में हम सॉल्यूशंस देखेंगे। आर वी क्लियर? वी आर गोइंग टू गो फॉर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हमको क्या करना है? एंजाइटी है तो हमको किस पे वर्क करना है? तो आप क्या बोलोगे? मुझे वर्क एंडोक्राइन सिस्टम को बैलेंस करने में करना है, एंडोक्राइन सिस्टम को हील करना है मेरे को। तो मेरे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है एंडोक्राइन सिस्टम को वापस रीबूट करके 100% हील करके उसको स्ट्रॉन्ग करना है। यदि मैं उसको स्ट्रॉन्ग करूंगी, पूरा बॉडी मेरा ठीक हो जाएगा ना। गॉट इट? तो उसको कैसे ठीक करना? थ्रू डिफरेंट अवेलेबल मेडिकल प्रैक्टिसेस अवेलेबल, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। सो मेरा एक सवाल है, मैंने आपको आज की पूरी क्लास बायोलॉजी पे ली है, विच इज रिलेटेड टू मॉडर्न साइंसेस, एलोपैथिक साइंसेस से आपको ला के दे रही हूँ। इसमें जैनिज्म का तो कुछ नामो निशान नहीं था, ठीक है। आज मैंने जैनिज्म, महावीर स्वामी भगवान, आगम, कहीं मोक्ष मार्ग कुछ बोला ही नहीं। हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं ये वाला टॉपिक जैन क्लासेस में ले रही हूँ? हाउ? टेल मी, कैन आई स्टिल डू इट? जस्टिफाई करो कि मैं कैसे अलाउड हूँ ये सब टॉपिक्स बोलने के लिए। एनीबडी वांट्स टू गिव इट अ ट्राई? क्यों मैं ये सब टॉपिक्स बोल सकती हूँ जैन क्लास में? क्या Because, प्रमिला? sorry, एनीबडी? because अगर आप मेंटली फिजिकली ठीक नहीं होंगे तो आप धर्म कैसे कर पाओगे? श्रावकपना भी नहीं पाल पाओगे, ठीक है। जिन कल्पी को ये प्रॉब्लम आती है, जिन कल्पी कर्म थेरी पे बैठ बैठ के कर लेगा, पर श्रावक और आजकल के साधु को भी इलाज करना पड़ेगा। और एक चीज मैं एक और थियोरी तो मैं बोलना ही भूल गई, वो थी वो है कि सबसे ज्यादा हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम कहाँ, हार्मोनल इंबैलेंस की प्रॉब्लम कब कब आती है, ठीक है। एक तो जेनेटिक का कारण भी है, एपिजेनेटिक भी। एपिजेनेटिक का मतलब होता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स मिक्स्ड विद जेनेटिक फैक्टर्स, बहुत सारे मिलियंस ऑफ फैक्टर्स हैं। बट जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो बच्चा गर्भ में, उसको भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती है। यदि माँ को प्रॉब्लम है तो वो भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, ओके। बच्चा जब पैदा हो जाता है तो आपने कभी सुना है कि 8 साल के बच्चे को पीरियड्स चालू हो गए हैं? आप बोलोगे 8 साल के बच्चे को पीरियड्स चालू हो गए हैं, ये नॉर्मल है। देखो आजकल सबको 8-10 साल के में हो जाते हैं। दैट्स नॉट नॉर्मल। नॉर्मल इज व्हाट? 12+ इज नॉर्मल, पीरियड्स होने चाहिए। बट आजकल क्यों हम लोगों को 8 साल में बच्चों को पीरियड्स चालू हो रहे हैं? यू वांट टू नो व्हाई? मिल्क आर फुल ऑफ हॉर्मोन्स, राइट। वेजिटेबल फ्रूट्स जो हम खा रहे हैं, क्या केमिकल्स डाल के उगा रहे हैं, पेस्टिसाइड डाल के उगा रहे हैं, वी हैव नो क्लू। आप बोलोगे क्या खाना पीना बंद कर दें? हम खाना पीना तो हम बंद नहीं कर सकते हैं, वो खा रहे हैं, बट वो केमिकल्स कुछ ना कुछ तो बाजा बजा रहे हैं ना हमारे बॉडी में। तो एज यंग एज 8-9 साल के बच्चों में भी पीरियड्स आप देखोगे ना 8-8 साल में हो रहे हैं। दैट इज बेसिकली शोइंग कि हार्मोनल प्रॉब्लम्स है। आगे जाके आप सुनोगे कि यार जब भी पीरियड्स आते हैं ना तो बच्चों को पेट में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है। सुना होगा 15 साल के बच्चे कंप्लेन। दैट इज अ सिम्टम ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। तो सबसे ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस कब होता है बॉडी में? जब पीरियड्स चालू होते हैं, प्यूबर्टी के टाइम पे, राइट। दूसरा, जब आपके बच्चे पैदा होते हैं ना, मतलब व्हेन यू आर प्रेग्नेंट, तो बहुत सारा हॉर्मोन्स की, मतलब तुम एक नया एक जीव बना रहे हो, ठीक है। तब सबसे ज्यादा केमिकल फ्लक्स होता है बॉडी में। आर वी वेरी क्लियर? तो तभी एंडोक्राइन सिस्टम फेलियर होता है, ओके। जिसको पोस्ट पार्टम डिप्रेशन भी बोलते हैं। पोस्ट पार्टम ये वर्ड यूज होता है। आप देखो गूगल करोगे ना पोस्ट पार्टम डिप्रेशन क्या है, यू विल कम टू नो कि ये तब, जस्ट बिकॉज आई वाज प्रेग्नेंट, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं। मेरे को मेरे सेकंड चाइल्ड के बाद आई डेवलप 2-3, मतलब लोअर बैक पेन्स, आई डेवलप सिस्ट हियर एंड एवरीथिंग। सो मैंने ऐसे इन्वेस्टिगेशन की, साला ये हुआ क्या। कोई बोलता है यहाँ पे सर्जरी करा के ये सिस्ट निकालना, पागल है।
हुआ क्या, पता किया तो मुझे लगा कि ये पीरियड्स के बाद हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है। तो मैंने क्या किया, आई वेंट ऑन फॉर अदर सॉल्यूशंस एंड आई गॉट क्योर्ड आउट ऑफ इट। ओके। और तीसरा प्रॉब्लम आता है जब हम मेनोपॉजल इश्यूज में होते हैं, 45 प्लस के बाद मेनोपॉज आता है ना, हाँ, तब भी हमारे बॉडी में ये एंडोक्राइन सिस्टम फेलियर होता है, हार्मोन्स फ्लक्स में जाते हैं, तब भी हमारा बाजा बजता है। ठीक है। तो यदि मेरा हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है और मेरे को एंजाइटी उसकी वजह से हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थियरीज कि भैया इन टाइम में ध्यान रखो, यदि हो रहा है तो जाके अपने एंडोक्राइन सिस्टम को ठीक करो। अंडरस्टूड, ये नॉर्मल है, बच्चे पैदा होंगे ये नॉर्मल है, प्यूबर्टी आएगा या मेनोपॉज आएगा ये नॉर्मल है, प्लीज जाके इसका इलाज करो। ये मत सोचो कि अपने आप ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक नहीं होता, आपको ठीक करना पड़ता है। आर वी क्लियर? तो दिस इज द फोर्थ थियरीज। ऑल द थियरीज क्या बोल रही है, सारी थियरीज क्या बोल रही है, all mental health is because of endocrine system failure, मतलब hormonal imbalance. Are we clear? तो आज हमने we have seen a lot of theories related to mental health issues. अगली क्लास में we will go for solution based theories. Okay? I hope आप इसकी ग्रेविटी समझोगे, क्योंकि ये आप भी हेल्प मिलेगी आपको और आपके आसपास वाले भी इन चीजों से अफेक्टेड हैं। ओके, सो वी आर गोना गो एंड लुक फॉर सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, चलिए, जय जिनेंद्र। ग्लूटेन के बारे में भी बताना थोड़ा सा।